चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो बेसिकली आज की हमारी क्लास मेन ऑब्जेक्टिव हमारा मॉक जो हुआ है उसको डिस्कस करना। सेकंडली इसका दूसरा भी पर्पज है और वो है हमारी एग्जाम फोकस स्टडी क्लास। मतलब एग्जाम के अंदर हमने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, पेपर किस तरह से सॉल्व करना है, कौन कौन सी चीज़ों को हमने अवॉइड करना है। तो जाहिर सी बात है कि ये मीटिंग हमारी ऑलमोस्ट मुफ्त वाले बंदे हैं भाई, हम तो 40 मिनट्स तक चलेगी। देन अगर हमारी 40 मिनट्स में चीज़ें कंप्लीट नहीं होती, जो कि मुझे लगता है कि नहीं होनी, तो फिर हम फौरन इसी लिंक को आपने दोबारा ज्वाइन कर लेना, इसी लिंक से दोबारा ही मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। यही लिंक हमेशा आपके पास रहेगा, बल्कि मैं कहता हूँ कि इन फ्यूचर कभी भी हमारी मीटिंग हुई तो इसी लिंक पे ऊपर हुआ करेगी। खैर, मेरी बाकी क्लासेस भी इसी लिंक पे हुआ करती हैं, तो आपने हर वक्त ज्वाइन करके नहीं रखना। अच्छा जी, तो आप स्टूडेंट्स का मॉक हुआ, आपने मॉक दिया, एंड भाई बहुत ही पतले हालात है, सीरियस में बहुत ही पतले हालात है। सिचुएशन जो है वो काफी नाजुक है, सूरत हाल। अच्छा, अब इसमें दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट थी, दो चीजें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी। एक तो बेटा ये था कि चलें थोड़ी सी तसल्ली मैं दे देता हूं कि सिर्फ एक या दो बच्चे पास हुए हैं और कोई पास नहीं है। मतलब जो 40% वाली लिमिट है वो भी एक दो बच्चों ने क्रॉस की है, 40% भी कोई क्रॉस नहीं कर पाया। अब इसके अंदर सारे सुकून से बैठ जाएं तो ये नहीं कहना कि भाई कोई हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मौजूद है और जो तकरीबन 60 क्रॉस कर गया हो। 60 तक तो बहुत ही, कोई भी नहीं पहुंचा। 50 शायद एक दो ने क्रॉस किया है आई थिंक, या किसी ने भी नहीं तो क्रॉस नहीं किया। अच्छा, अब यहाँ पे दो मसले थे। मैं पहले दिन से, आप तमाम स्टूडेंट खासतौर पे जो टेस्ट सेशन ले रहे थे, मैं पहले दिन से एक बात चीख रहा था, हमारी दो क्लासेस भी हुई थी, कि बेटा अपनी प्रेजेंटेशन पे फोकस करो और ड्राफ्टिंग पे फोकस करो। अब इसमें मसला ये आया कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को प्रेजेंटेशन और ड्राफ्टिंग में फर्क ही ना पता हो। मैं एग्जाम जब देख रहा था, सिचुएशन में आपके पेपर में देख रहा था, तो मुझे वहां पे फील हो रहा था कि आपको प्रेजेंटेशन या ड्राफ्टिंग दोनों का फर्क नहीं पता, दोनों एक ही चीज समझ रहे हैं कि प्यारा सा करके लिखा हो, खूबसूरत करके लिखा हो और साफ करके लिखा हो तो ये जनाब हमारी ड्राफ्टिंग या प्रेजेंटेशन बेहतर होगी। नहीं बेटा, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन है कि आप प्रॉपर वे में लिख रहे हैं, आप लीजिबल राइटिंग में लिख रहे हैं, आप प्रॉपर सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं, आप पॉइंट्स बना रहे हैं, साफ सुथरा लिख रहे हैं, मुझे समझ आ रहा है पढ़ना। ये सिर्फ एक फैक्टर है। ड्राफ्टिंग इससे बहुत ऊपर की चीज है बेटा। अगर मैं आपको बताऊं ना कि ड्राफ्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लाइट चली गई, चलो जी कोई नहीं, इसी में थोड़ा सा गुजारा करते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि अपने आप को थोड़ा सा मजीद चिट्टा कर लूं। खैर, तो एक मिनट, एक मिनट। आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही है? पहले मुझे जल्दी से बता दें। अपनी लाइट चली गई है थोड़ी सी, तो बीच में डिस्टरबेंस हुई होगी। मैं थोड़ा सा अपने आप को ब्राइट कर लूं कि चले कुछ ना कुछ तो मुझे नजर आना ही चाहिए। ओके, किस हद तक आप मुझे देख पा रहे होंगे? खैर, भयानक सा। ओके, अच्छा, तो अच्छा, अब मसला ये था कि ड्राफ्टिंग बेटा एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मैं आपको बताऊं, आई कैप ने पूरा एक सब्जेक्ट इसके ऊपर रखा हुआ है। फाइनल के खास तौर पे जो पेपर है वो बेसिकली है ही सारे ड्राफ्टिंग के। मतलब उसमें मेरे साथ, मेरे सामने कुलीग इस टाइम रह रहे हैं, मेरे साथ होते हैं। किसी का एक पेपर रह रहा है, एक कुलीग का तो वो 2 बार एमएसए 1 में फेल हो चुका है, एमएसए 2 उसका पास है, दूसरे कुलीग का भी एमएसए 2 रहता है। और यकीन करो वो सिर्फ और सिर्फ ड्राफ्टिंग से मार खा रहे हैं। ड्राफ्टिंग क्या होती है बेटा कि कभी आप ना एक काम करें कि एक लेटर लिखे, खुद एक एप्लीकेशन लिखे या एक रिपोर्ट लिखे और देन किसी नेट से सर्च करके एक रिपोर्ट को उठाए और फिर दोनों का फर्क कंपैरिजन करें। तो हमारी रिपोर्ट या लेटर ऐसा होता है जिस तरह के हम बचपन में लिखा करते थे, इट्स अ चेयर, इट्स अ गुड चेयर, इट हैज 4 लेग्स और पता नहीं प्यारी लेग्स, और जो भी होता था हम लिखते रहते थे। हमारी वो वाली चीज होती है। जबकि अब आप एक प्रोफेशनल स्टडी पे है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अभी इस लेवल पे आपकी वो वाली ड्राफ्टिंग की स्किल्स चाहिए जो आई कैप फाइनल में डिमांड करता है, नहीं। यहीं से तो आपने स्टार्ट लेना है बेसिकली। और लॉ के अंदर तो टोटली है ही ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग से मुराद क्या है कि जो कुछ आप लिख रहे हो, पहली बात, जो आप लिख रहे हो क्या आपको खुद भी पता है कि आप क्या लिख रहे हो? अब यहाँ पे कुछ चीजें ऐसे सेंटेंसेस थे जिस तरह ना एग्जाम में हम बैठ के ये करते होते थे कि चलो यार, एक जगह थी ना जहाँ पे मुझे किसी वर्ड के स्पेलिंग नहीं आते थे, तो मैं क्या करता था, मैं छोटी सी गिची मिची मार देता था कि चल यार उस्ताद को पता ही ना चले मैंने क्या लिखा है, और वो आगे चला जाए बाहर तो वो खुद ही लेगा ना, उसे पता है आंसर क्या होगा। तो माइंड गेम का हमें पता है कि भाई अगर लफ्ज पुट्टे सीधे भी लिखे हो तो दिमाग सीधा पड़ता है, लेकिन जब टीचर चेक कर रहा होता है ना, वो हर चीज पुट्ठी को भी सीधी करके पढ़ रहा होता है। तो लिहाजा हम क्या करते हैं कि भाई लिख दो यार, ठीक है, दो सेंटेंसेस आपस में मैच नहीं हो रहे होते,
हमें अपना नहीं पता होता कि हम लिख क्या रहे हैं बेसिकली। तो पैराग्राफ की फॉर्म पे आप जा रहे होते हैं, पहला पैराग्राफ अगले पैराग्राफ के साथ नहीं मैच कर रहा होता, सेंस नहीं बन रहा होता सेंटेंसेस का। वुड, कुड, मे, माइट, नॉट, कभी आप खुद थोड़ा सा उसको उर्दू में ट्रांसलेट तो करें। ड्राफ्टिंग है बेटा कि जो आप लिख रहे हो क्या आपको खुद भी समझ आ रहा है और क्या अगले को भी समझा रहे हो। ड्राफ्टिंग से क्या मुराद है कि जो चीज आप समझाना चाह रहे हो क्या वो आप समझा भी पा रहे हो या नहीं। आपके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे क्या पता। आप कहते हैं जी मुझे सारी प्रोविजन आती है, मैंने सारा कुछ ठीक लिखा है, आंसर भी ठीक है, मुझे कैसे पता जब तक मेरे सामने जो लिखा हुआ है वो गलत है, उसका सेंस ही ठीक नहीं है, उसके अंदर चीजें जो है वो ऊपर नीचे है। एक सेंटेंस जो है उसका कोई मीनिंग बनता है और आप उसका कोई और मीनिंग लिख के बैठे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपके जहन में क्या चल रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने इस पेपर के अंदर कोशिश की है, मैंने इस पेपर के अंदर को इसको मैंने बहुत ज्यादा एक बैलेंस्ड पेपर बनाने की कोशिश की है, लेकिन थोड़ा सा टफ साइड पे जाके। तो लिहाजा इनमें से अगर आप में से जितने स्टूडेंट 40 भी क्रॉस कर गए तो आपके चांसेस अच्छे हैं, लेकिन उसमें भी आपकी प्रेजेंटेशन और ड्राफ्टिंग को मैंने बहुत ज्यादा इग्नोर किया। वो उस लेवल की नहीं थी कि जिस लेवल पे मैं आपको। हाँ हाँ बेटा, चलते हैं चलते हैं चलते हैं, सबर सबर, इस पे भी चलते हैं हम। एक मिनट दीजिए मुझे बस, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब ना करें क्योंकि हमारी लाइट चली गई है, और अगर विद इन हमारी बैटरी कितनी निकालती है लैपटॉप की देख लेते हैं। हाँ, अभी अपने पास घंटा है, हम इस कोशिश करते हैं चीजें वाइंड अप करने की, सारे आंसर करेंगे, मैं ये सारी चीजें आगे चल के करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब बेटा यहाँ पे मसला क्या है कि हमें जो है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम ड्राफ्टिंग में ये मार खा रहे हैं कि अच्छा, जिनमें से आप में से 40% भी क्रॉस हुए हैं उनकी भी प्रेजेंटेशन एंड ड्राफ्टिंग उस लेवल की नहीं थी, लेवल ही नहीं था ड्राफ्टिंग या प्रेजेंटेशन का। जब हमारा टेस्ट सेशन शुरू हुआ था ऐसे 2 महीने पहले 3 महीने पहले, मैंने उस दिन आपको कहा था कि बेटा अभी ये वक्त आपकी प्रैक्टिस का है, इसमें प्रैक्टिस कर लो, इसमें गलतियां कर लो, इसमें गुंजाइश है, एग्जाम में जाके गुंजाइश नहीं होगी आपके पास। और 90% स्टूडेंट ने मुझे इग्नोर किया, उन चीजों को इग्नोर किया, किसी ने अपनी राइटिंग को प्रॉपर करने की कोशिश नहीं की, किसी ने उसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करने की कोशिश नहीं की, और यहां तक कि एक बार अगर आपने पेपर दे दिया उसके बाद आपको सजेस्टेड आंसर आ गया, यार कम से कम थोड़ा सा मैच करके डेफिशिएंसी हाईलाइट तो कर लो ना अपनी। आप प्रोविजन लिख रहे हो, जब आप लॉ की प्रोविजन लिखते हो आप लॉ की वर्डिंग के अलावा कुछ यूज कर ही नहीं सकते। अक्सर क्वेश्चन होता है ना सर, हम अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, भाई अपने अल्फाज में आप 1-2 दिन की छुट्टी नहीं लिख सकते इंग्लिश की। आप चाह रहे हो कि आप लॉ के पेपर को अपनी लैंग्वेज में सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं हो सकता ये। और किसी हद तक रट्टा मैटर करता है, और एम लॉ के अंदर जो है बेटा, रट्टा ज्यादा नहीं मैटर करता जितनी आपकी ड्राफ्टिंग मैटर करती है। ड्राफ्टिंग से मुराद आपकी कंसेप्चुअल ग्रिप एंड देन उसकी प्रोडक्शन। एक कंसेप्चुअल ग्रिप होना और फिर उसको पेपर पे प्रोड्यूस करना, ये दो डिफरेंट चीजें, और ये ही वो 70% चीजें जो मैटर करती है पेपर को पास कराने में, क्योंकि 70% पेपर का पोर्शन प्रैक्टिकल सिनेरियो बेस्ड होता है। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन का, अच्छा आपने कभी ये देखा कि आई क्या आपसे स्ट्रेट क्वेश्चन क्यों नहीं पूछता? आप कभी आईएएस आईसीएमए के पेपर उठा के देखे, सीमा के, इनके स्ट्रेट क्वेश्चन होते हैं, ये प्रोविजन लिख दो, ये प्रोविजन लिख दो, ये प्रोविजन लिख दो, या ये रूल लिख दो, या ये पॉइंट्स लिख दो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछने का पर्पस क्या होता है? देखो बेटा, जब स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि फलानी प्रोविजन लिख दो, जिस तरह के मैंने लास्ट वाले 2 चैप्टर्स जो हमारे 3 चैप्टर उसमें से बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन है, और एग्जाम में ऐसे ही आने आए क्या, उनमें केस स्टडी बन ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल से कोई एक आधा बन जाए तो बन जाए, नहीं तो नहीं बन सकता। जब आपसे स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा जाता है ना आई कैप की तरफ से, तो या किसी भी एग्जामिनर की तरफ से, उसका मतलब ये होता है कि मैं कह रहा हूं, मैं एग्जामिनर हूं, मैंने एक स्ट्रेट क्वेश्चन दिया और मैं ये कह रहा हूं आपसे कि बेटा देखो, मुझे नहीं लगता कि आपने बुक पढ़ी है। इन केस कि अगर आपने बुक पढ़ी है तो मुझे ये नहीं लगता कि आपने याद की है। अगर आपको लगता है कि आपने याद किया या पढ़ी है, मुझे लिख के दे दो बस, ठीक है? ये होता है स्ट्रेट क्वेश्चन का मतलब। प्रैक्टिकल क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता कि मैं आपको कह रहा हूं कि आपके बुक नहीं पढ़ी या आपको आता नहीं है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में मेरा क्वेश्चन क्या होगा, वो जो स्टोरी होती है ना, पूरी एक क्वेश्चन लिखा होता है, उसमें मेरा मतलब क्या होगा, मैं आपसे क्या करवाना चाह रहा हूँ। मैं आपसे ये कहता हूं कि देखो आप, मैं मानता हूं आपने बुक पढ़ी है, मैं मानता हूं आपको बुक भी आती है, लेकिन क्या आपको बुक की प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन आती है विद रिस्पेक्ट टू दिस स्पेसिफिक केस स्टडी? जरा फर्क समझे। अब मैं आपसे नॉलेज नहीं पूछ रहा, जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहा हूं तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर नॉलेज का पोर्शन सिर्फ 2 लाइनें होती हैं, वो प्रोविजन जो आपने प्रोड्यूस करनी होती है,
सैयद अली हैदर, बेटा ये पेंटिंग जो है वो बाद में करना यार, इस तरह डिस्टर्ब ना किया करो, लगे बंदे बीच में। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक मिनट, डिसेबल एंट्रेशन, अच्छा जी हो गई। जब आपसे मैं केस स्टडी पूछ रहा होता हूँ तो मेरा मैंने का मतलब ये होता है कि मुझे पता है कि आपको बुक आती है, आपने बुक पढ़ी है, आपके पास नॉलेज है, आप उस नॉलेज को इंप्लीमेंट करो इस केस स्टडी के ऊपर। तो तीन फैक्टर आपको फिर करने पड़ते हैं, तीन काम करने पड़ते हैं। आपको ये भी बताना पड़ता है कि आपके पास नॉलेज भी है, आपको ये भी बताना पड़ता है कि आपने क्वेश्चन अंडरस्टैंड भी कर लिया है, और आपको ये भी बताना पड़ता है कि आपने इस क्वेश्चन के ऊपर इस नॉलेज को अप्लाई कैसे किया है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के तीन पार्ट होते हैं। अब क्योंकि हम बिल्कुल एज के ऊपर बैठे हैं एग्जाम्स की, तो मेरी इन चीजों को इस तरह नहीं लेना कि ये कोई बहुत मैं हैवी बातें कर रहा हूं और ये अब रिमेनिंग टाइम में प्रैक्टिस नहीं हो सकती तो एग्जाम के अंदर मैं तो फेल हूं। वो पुत्र करो ना करो, हम सबको ऐसे ही लगना है कि हम फेल है, मुझे भी ऐसे ही लगता होता था फेल है, ठीक है, लेकिन कोशिश जरूर करनी है। आपको मॉक दिया गया था, आपने सॉल्व किया, उसके बाद आपको आंसर दिया गया उसका, जरा देख के कोशिश तो करना है कि यार ये फर्क है क्यों इतना सेंटेंस मेकिंग में। अच्छा ठीक है जी, ये सिर्फ लॉ के अंदर होगा, छोड़ दो इसे, कोई नहीं, रट्टे से पास हो जाएगा, थोड़ा सा ये किसी का तुक्का लग जाएगा, पास हो जाएंगे, बात खत्म। बेटा अभी आप पास कर लोगे। एसपीएम, स्ट्रेटजी परफॉर्मेंस मेजरमेंट, पूरे का पूरा सीफैब का चैप्टर ड्राफ्टिंग के ऊपर है, हमें रिपोर्ट्स लिखनी होती हैं। आगे एमएसए के पेपर ऐसे नहीं है कि भाई अकाउंटिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर दो या लॉ की केस स्टडी सॉल्व कर दो, वो भाई 8-8 पेजेस की हमें रिपोर्ट लिखनी होती है, और जिसकी ड्राफ्टिंग या प्रेजेंटेशन नहीं है बेटा वो कुछ कर ही नहीं सकता। प्रेजेंटेशन का तो मामला काफी हद तक अब आई कैप खत्म ही करता जा रहा है, क्योंकि वो आ ही उसके ऊपर रहा है, ऑनलाइन के ऊपर, और एक बच्चे ने ऑनलाइन सॉल्व किया हुआ था बेटा, गुड है, बहुत ही अच्छा, आपके लिए मेरी तरफ से स्पेशल शाबाश है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो बहरहाल कोशिश कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के साथ खुद को लेके जाने की। बाकी तो वो है ना जो जब तक डंडा ना पड़े तब तक जो है वो हम सुधरते नहीं हैं। तो आप कम से कम कोशिश कर रहे हैं, एंड मैं आपकी इस एफर्ट को जो है वो अप्रिशिएट करूंगा। आपने बड़ा बेहतरीन किया, और आप कोशिश करें कि इसी में लगे रहे, ये चीज बहुत ही एक काम की चीज है आगे फ्यूचर में चल के। अच्छा, उसके अलावा दूसरी जो चीज मैंने नोट की बेटा, एक मिनट दीजिए मुझे, थोड़ा सा अपने आप को कम चिटा कर लूं मैं, जिन लग रहा हूं मैं, ओके, ये मेरा पसीना है सारा भाई थोड़ी सी आपने भी बस ये मेहनत करनी है ऐसे ही। अच्छा, उसके बाद बेटा जो अगला मसला था आप लोगों का, पहला तो भाई मसला समझ आ गया कि आप भाई क्वेश्चन को एनालाइज ही नहीं कर पाए। मैंने कहा ना प्रैक्टिकल केस में तीन चीजें मैं आपसे पूछता हूँ, आपको तीन चीजें प्रूव करनी होती हैं। स्ट्रेट क्वेश्चन में एक चीज प्रूव करनी है कि भाई आपने बुक को रट्टा लगाया हुआ है और अन्य वाह लगाया हुआ है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको तीन चीजें प्रूव करनी होती है। पहले नंबर पे भाई आपको नॉलेज है, दूसरे नंबर पे आपको क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया, और तीसरे नंबर पे आपने अप्लाई भी कर लिया कि नहीं कर लिया। तीसरे वाले जो ये तीन जो पॉइंट थे ना प्रैक्टिकल केस में, इसमें तकरीबन 60% नॉलेज वाले पोर्शन पे तो हर कोई स्ट्रांग था। नॉलेज वाले पोर्शन पे आप में से माशाल्लाह काफी हद तक लोग स्ट्रांग थे, प्रोविजन भी ठीक लिख रहे थे, किसी हद तक जस्टिफिकेशन भी ठीक लिख रहे थे। लेकिन जब बात आती थी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग की, तब मसला था। कुछ बच्चों को तो क्वेश्चन समझ ही नहीं आया यार मैं पूछ क्या रहा हूं, मतलब इतनी जल्दी किस चीज की है। मैंने पहले डिस्कशन क्लास में बताया हुआ था आपको कि जब भी आपके सामने पेपर हो, क्वेश्चन पेपर आए, कभी भी फर्स्ट साइड पे जो आपका दिमाग आपको बता रहा है उस पर यकीन नहीं करना। आपका दिमाग तो वो बताएगा जो उसे आता है। मुझे क्या, मैं जो पूछ रहा हूं मैं वो नहीं पूछ रहा जो आपके दिमाग को आता है, आपका दिमाग आपको वो बता रहा है जो उसे आता है। तो आपको खुद एफर्ट करनी पड़ी है कि भाई जो चीजें हैं वो ही लिखें जो क्वेश्चन में पूछी जा रही हैं। तो पहले क्वेश्चन को आपने ट्रांसलेट करना है। मुझे जस्ट ऐसे 20 सेकंड दीजिए, 20 सेकंड बस। ओके, तो क्या आपने कोशिश करनी है बेटा कि जब भी आपके सामने खासतौर पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए, आपने उसके तमाम पहलुओं को एनालाइज करना है, उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके उसका मतलब समझना है पहले। मैंने कई लोगों को ये रिमार्क्स दिए होंगे, आपने अपने रिमार्क्स देखा होगा कि भाई कम से कम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लो कि यार मैं पूछ क्या रहा हूँ। आप वो लिख रहे हो जो आपको आता है भाई, जो वो तो आपको आता है ना, जो मैं पूछ रहा हूँ मुझे वो बताया जाए। अगर जवाब सही क्या देते, सवाल सारे गलत थे, तो वही मसला है कि भाई सवाल गलत थे, आपके जवाब बहरहाल ठीक थे।
हाँ ये चीज है कि जिसने जो भी लिखा था वो ठीक लिखा था, बेशक वो क्वेश्चन के मुताबिक नहीं था, आंसर वो ठीक था, मैं इस चीज को मानता हूँ। तो मैं इसलिए ये कह रहा हूँ बेटा कि नॉलेज वाली साइड पे आप काफी हद तक बेहतर थे, स्ट्रांग थे। खासतौर पे लाइका आपको हमेशा टेंशन रहती है कि आपके नंबर क्यों कट रहे होते हैं, तो नॉलेज वाली साइड पे आप स्ट्रांग है, आप भी प्रेजेंटेशन में मार खा रही हैं, बाकी स्टूडेंट्स भी तकरीबन उसी में ही है। अच्छा अब क्वेश्चन स्टूडेंट के इसमें मसले कि सर देखें मैंने बिल्कुल ठीक ठाक लिखा है, आपने इसमें से नंबर क्यों काट लिए, किसी में से एक काट लिए, किसी में से दो काट लिए, किसी में से 3 नंबर काट लिए। देखो बेटा मैं आपको नहीं जानता, ना मेरे आप सामने बैठे हो, और ना ही मैं इंडिविजुअली आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ कि आपकी गलतियां कौन सी हैं या आप क्या मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है मैं वहां पे लिख देता हूँ, लेकिन मैं उस डिटेल में भी नहीं लिख सकता, अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं पेपर के ऊपर कि आपको क्या क्या इश्यूज है। तो भाई आप खुद देखो कि कितने सारे फैक्टर हैं जो आपके पेपर के अंदर मौजूद होने हैं, जो आपके टेस्ट के अंदर मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पे क्या आई कि आपका प्रेशर और घर में बैठ के मॉक करने का प्रेशर एक ही है? अम्मी के पराठे खा के अम्मी के गोटों के साथ बैठ के आप पेपर कर रहे हो, और उधर आई कैप की टेबलों के ऊपर बैठ के शादी हाल में फीलिंग आपकी शादी वाली आ रही हो और रग आपके रगड़े रहे हो हैं, जहाँ पे वो बारातियों की जगह एग्जामिनर फिर रहे हो। तो एक प्रेशर होता है एग्जाम का। अब उस प्रेशर को मैं कैसे आपको कहूं कि भाई उस प्रेशर के लिए मैं आपको कैसे तैयार करूं? तो मेरे पास एक ही टूल है, मैं आपके नंबर काटूंगा। अच्छा अब फिर स्टूडेंट इसके ऊपर जज्बाती हो जाते हैं, सर मेरे नंबर ये बनते हैं। बेटा मेरी तरफ से आप 100 में से 200 लगा लो। मैंने बोला कौन सी आपको ट्रॉफी देनी है, मैं तो जस्ट आपको आने वाले एक वक्त के लिए तैयार कर रहा हूँ, आपको मुश्किल टाइम के लिए तैयार कर रहा हूँ, और अगर आप मेरी सुन के चलेंगे तो मेरे हिसाब से चले। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो अब स्टूडेंट्स फर्म में गए हुए, मुझे तो इतना टाइम हो गया पढ़ाते हुए, फर्मों में बैठे हैं। तो मेरे पास एक ही टूल होता है कि इन सारे फैक्टर को, आपके ऊपर एग्जाम का प्रेशर नहीं होता, आपके ऊपर आई कैप का प्रेशर नहीं होता, टाइम लिमिट का प्रेशर नहीं होता, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो वाली चीजें सारे फैक्टर मौजूद होते हैं। आप भूखे बैठ के पेपर नहीं कर रहे होते, अपनी मर्जी के टाइम पे कर रहे होते हैं, सारी चीजें आपके पास, ये सारे फैक्टर, ये आपकी आसानियां जो एग्जाम में बिल्कुल नहीं होनी है, तो मैं उन परेशानियों को आपसे कैसे डील करवाऊं? तो भाई फिर मेरे पास एक ही टूल बचता है, मैं उनके नंबर काटूं आपसे कि कम से कम आप मजीद एफर्ट करो उसके ऊपर। फिर क्वालिटी ऑफ द आंसर आपकी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुछ इतना ज्यादा इरेलीवेंट लिखना क्यों भाई, इतना इरेलीवेंट? देखो ना यहीं से, अब देखो ना मैं एग्जामिनर हूं ना, मैंने आपको बताया ना कि जब मैं आपसे केस स्टडी पूछ रहा होता हूँ तो मैं आपसे 3 चीजें पूछ रहा हूँ। नंबर 1, मुझे प्रूव करो कि आपके पास नॉलेज है, मुझे प्रूव करो कि आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड आ गया है, अंडरस्टैंड कर लिया आपने, मुझे प्रूव करो कि आप इन दोनों चीजों को लॉजिकली रिलेट कर पा रहे हो। मैं आपका कॉन्फिडेंस देख रहा हूँ आपके आंसर के अंदर कि आप किस कॉन्फिडेंस से आंसर दे रहे हो। अब स्टूडेंट क्या कर रहे होते हैं, स्टूडेंट ना एक वर्ड उनको मिल गया क्वेश्चन के अंदर कि ये फलाने टॉपिक है, पूरा टॉपिक छाप देना, यार कहीं ना कहीं पे तो ये वाला आंसर भी फिट हो ही जाएगा इस क्वेश्चन का। बेटा पेपर इतना लेंथी होता है, इतना लेंथी होता है, 3 साढ़े 3 घंटे में हो ही नहीं सकता एक बच्चे को जिसको पेपर आता है, बड़ी मुश्किल से होता है, मर के होता है। और जब आप इतना इरेलीवेंट लिख रहे होंगे, वो नंबर दिलवाएगा नहीं, वो नंबर काटता है। मुझे 100% श्योर हो गया था, दो चीजें मुझे श्योर हो गई। जब आप 1.5 पेज का आंसर लिख रहे हो, आप जरा सजेस्टेड आंसर उठा के देखें, प्रैक्टिस क्वेश्चन का तो किसी का भी आंसर 5-6 लाइनों से ज्यादा नहीं है, टू द पॉइंट है। मुझे वहां पे श्योर हो जाता है, नंबर 1 आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आप लिख क्या रहे हो, आपको क्वेश्चन समझ ही नहीं आया कि आपके क्या पूछा गया। आप क्या कर रहे हो कि ठीक है जी पूरे वो मुझे चैप्टर याद है, मैंने रट्टा लगाया हुआ, मुझे नॉलेज है, मैं सारा लिख देता हूँ, सर इसमें से खुद इसका आंसर निकाल लेंगे, मुझे नंबर दे देंगे। एंड वो मेरी एक एफर्ट है कि मैंने उसके बहरहाल फिर भी आपको ढूंढ के नंबर दिए कि भाई उसमें हाँ ये वाली लाइन इस आंसर में फिट हो रही है, ये वाली नहीं हो रही। एग्जामिनर ऐसा नहीं करेगा, वो सारा काट देगा आपका। वहां पे आपको एहतियात करनी है, स्पेसिफिक लिखना है। अच्छा अब फिर एक और चीज, इफ एंड बट्स बोथ, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त यहां पे भी मुझे आपके कॉन्फिडेंस का बेड़ा गर्क लगा कि इफ एंड बट्स बहुत यूज किए हुए थे कि इफ ये हो जाए तो ये कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाएगा, ये ना हो तो भाई मैंने आपको पूरा एक केस स्टडी दिया है, पूरे आई कैप के पेपर में ना, एक अटेम्प्ट के आई कैप के पेपर में 1% चांस होता है कि इफ एंड बट्स का कोई क्वेश्चन, 1% होता है, मतलब जहां पे हम अजम्पशन लेते होते हैं या कोई इस तरह की चीज होती है। ऐसा नहीं होता कि 70% इफ एंड बट्स पे हो। मैंने आपसे केस स्टडी का क्वेश्चन पूछा और मुझे कह रहे हैं कि अगर इस तरह हो जाए तो ये इस तरह हो जाएगा, इस तरह हो जाए। भाई मैंने आपसे ये पूछा ही नहीं है इस तरह हो जाए, इस तरह जिस तरह हो रहा है उस तरीके से क्या होना मुझे ये बता दो।
मुझे वो तरीका बता दो जो मैंने आपसे पूछा है। इसके 5 तरीके और होंगे, 6 एक्सेप्शन और होंगे, मुझे उससे क्या लेना देना। इफ्स एंड बट्स लॉ में यूज नहीं होते, आपको स्पेसिफिक रहना होता है कि भाई ये केस है, इस पॉइंट पे वैलिड हो रहा है। देखो अब कई बेसिस हो सकते हैं, हम देखेंगे, हम आंसर आज करेंगे, सजेस्टेड आंसर हम देखेंगे, इसको हम एनालाइज भी करेंगे क्वेश्चन को, तो हमें पता चलेगा कि कई बेसिस हो सकती है क्वेश्चन को एक आंसर करने की। लेकिन मसला ये होता है कि आप किसी एक बेस को पकड़ के आंसर नहीं दे रहे होते, बल्कि आप खेल रहे होते हैं, ये हो जाए तो ये हो जाना, ये हो जाए तो ये हो जाना, उधर जंप लगा रहे हैं, उधर जंप लगा रहे हैं, उधर जंप लगा रहे हैं। क्यों भाई? आपको अगर एक बेस क्लियर है ना, आप उसी को पकड़े और उसी के ऊपर आंसर दे, बस उसी के ऊपर आंसर दे। अच्छा, अब बहुत ज्यादा मतलब इस तरह की चीजें, इफ्स एंड वर्ड्स मैंने बहुत ज्यादा नोट किए, और स्पेसिफिक नहीं था, पॉइंट टू नहीं था। आपको इस चीज के ऊपर एफर्ट करनी है, मेहनत करनी है। एग्जाम में टाइम ही सब कुछ है, टाइम मैनेजमेंट ही सब कुछ है। पहला आधा घंटा या पौना घंटा तो वैसे ही वेस्ट होता है, क्योंकि उसमें हमने सिर्फ एक आधा क्वेश्चन का आंसर करना होता है। अच्छा, अब फिर तीसरे नंबर पे या लास्ट नंबर पे जो मोटी मोटी मिस्टेक थी वो ये थी बेटा, कि हमने पूरा पेपर पढ़ा और हमें पता चला कि हमें इसमें से 2 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक आते हैं। हमने उन 2 क्वेश्चंस को इतना प्यारा करके लिखा, बना के लिखा, साफ राइटिंग में लिखा, और मैं ये नोट कर रहा था, और मैं ये सोच रहा था लिखते वक्त कि एग्जामिनर सिर्फ इसी में ही मुझे सारे नंबर देके पास करते। मैंने सारा टाइम उसी पे लगा दिया उसको बनाने के चक्कर में कि यार कम से कम इसके तो नंबर मैं सिक्योर कर लूं, ये गलती नहीं करनी एग्जाम में। हमेशा आपने पहले टाइम, मुझे आपके लिखने के अंदाज से पता चल रहा था कि भाई इस पे आपने घंटा लगाया हुआ, बाकी 80 नंबर के पेपर के ऊपर आपने घंटा लगाया हुआ है। ये नहीं करना, जितना जिसका टाइम बनता है उतना उसको एलोकेट करो, चाहे वो आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता। हाँ नहीं आता, टाइम बच जाता है, बाद में उसके दूसरे क्वेश्चन को दे सकते हो। अच्छा, फिर उससे भी माशाल्लाह यार, अभी तक आप लोगों को नहीं पता कि आप क्वेश्चन की तरतीब किस तरीके से जाना है। क्वेश्चन के जो पॉइंट्स हैं, ऑप्शन है, मतलब एक क्वेश्चन उसके 4 पार्ट है, 3 पार्ट है, उन तीनों पार्टों को सीक्वेंस में एक ही जगह पे आना चाहिए। हमारा ए पार्ट कहीं पे है, बी पार्ट को 5वें क्वेश्चन के बाद जाके आ रहा है, आई कैप काट देना ये वाला। एक क्वेश्चन एक ही जगह पे होना चाहिए। बाकी सेपरेट पेजेस वगैरह वगैरह वो सारा कुछ आपको पता है, उस पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि यहाँ तो प्रैक्टिस ही कर रहे थे हम। कोशिश तो यहाँ पे भी करते, कुछ स्टूडेंट ने बहरहाल कोशिश की है, और कुछ स्टूडेंट ने बड़ा टेक्निकली कोशिश किया, और मुझे उन बच्चों पे बड़ी खुशी हुई है। मेरे जहन, मैं नाम नोट नहीं कर सका उनका, मेरे जहन में था कि मैं उनका नाम लूंगा। उन्होंने क्या किया कि चाहे एक ही पेज के ऊपर 2-2 3-3 क्वेश्चन किया, लेकिन हर क्वेश्चन की अलहदा से उन्होंने पिक्चर लेके उसको एक पेज की फॉर्म में बना के मुझे भेजा। हालांकि पेज तो उनका एक यूज हुआ है, लेकिन मेरे लिए वो 3 पेजेस पे आया। और मैं बड़ा इंप्रेस हुआ उससे कि ये जो भी बच्चे हैं वो कर रहे हैं। तो बच्चे बेस्ट ऑफ लक, आप सीए फील्ड के नहीं है आप गलती से सीए में आ गए, सीए में इस तरह के लोग नहीं चलते होते। अच्छा जी, तो ये बहरहाल कुछ चीजें थी मैंने आपको बतानी थी, आपने इनको, अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है। अच्छा, बाकी जो मैं पेपर के बारे में बता देता हूँ, पेपर मैंने बैलेंस बनाया था, ज्यादातर मैं इसको प्रैक्टिस पे ही रखा, सिर्फ लास्ट वाले को मैंने स्ट्रेट क्वेश्चन पे लेके गया था। अच्छी चीजें थी। और इसके अंदर जो एमसीक्यूज हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हैं, हम उसकी डिस्कशन में नहीं जाएंगे, वो तो बिल्कुल है, क्योंकि उनके अंदर मैंने कोई केस स्टडी नहीं डाला था, क्योंकि मैंने इस नॉर्मल पेपर के अंदर इतने केस स्टडीज डाल दिए थे कि थोड़ा सा एज आपको बहरहाल देना था। 30-40% पेपर जो होता है वो स्ट्रेट होता है, वो रखना ही होता है। ओके, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछा, किसी का कोई क्वेश्चन है जल्दी पूछा। आज ये क्वेश्चन, सॉरी सर, अगर एक क्वेश्चन है और उसके पार्ट्स हैं तो हर पार्ट को अलग अलग करके लिखना है पेज पर। जी बेटा, कोशिश यही करनी है कि हर पार्ट आप अलहदा सॉल्व करें। आपने इधर ही तो पैसे पूरे करने हैं पुत्र, बाकी आपने कहाँ पे पैसे पूरे करने हैं आई कैप से? आपको बाकी आई कैप कहाँ पे वो देता है? इतनी फीसें भरते हो, यहीं से पूरे करो ना, आपके कौन से अपनी जेब से पैसे लग रहे हैं? तो कम से कम यहाँ पे आप पैसे पूरे कर लें। ओके, आप अलहदा अलहदा ही करके लिखना है, हर
क्वेश्चन नए पेज के ऊपर लिखना है, उसको सेपरेट करके लिखना है, अलग करके लिखना है। ये चीज पल्ले बांध के रख लें, कोई आपकी पर्सनल जेब से नहीं जा रहे पैसे, जो आपने पीछे देनी है वो दे लिए हैं, शादी हॉल में बैठे होते हो, बस उसकी फीलिंग लें एंड क्वेश्चन करें। अच्छा सर, ये पढ़ने को दिल नहीं करता, पेपर के नजदीक, पिछले 4 दिन से कुछ नहीं पढ़ा, क्या करूं? एक दोनों साइड पे डिफरेंट क्वेश्चन लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। पढ़ने का दिल नहीं करता मुजम्मिल। हाँ ये वाला बेटा जो है ना, इसके ऊपर हम अगर लास्ट पे टाइम बच गया ना तो मैं थोड़ी सी बात करूंगा। ये पढ़ने को दिल नहीं करता, इसका क्या इलाज है? मतलब सर जैसे क्वेश्चन 2 है और ए पार्ट और बी पार्ट है तो अलग अलग लिखो ना। जी बिल्कुल अलग अलग लिखो उसका। सर हर पार्ट अलहदा पेज पे लिखना। जी बिल्कुल अलहदा पेज पे लिखना। देखो आई कैप की रिक्वायरमेंट ये है कि हर क्वेश्चन अलहदा पेज पे होना चाहिए, पार्ट्स के ऊपर उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेकिन मेरी तरफ से ये कंपलसरी है कि आपने हर पार्ट भी सेपरेट पेज पे करना है, हर पार्ट सेपरेट पेज पे करना है। चाहे आप 3 लाइनें ही एक पेज पे क्यों ना लिख रहे हो, बस 3 लिखो, इसमें नहीं जाना। आपने कोई अपनी जेब से जो पैसे देने थे वो दे दिए। चलो जी, अब चलते हैं हम थोड़ा सा स्पेसिफिक अपने एग्जाम के ऊपर, और यहाँ से जो कुछ क्वेश्चन है जिनके अंदर इश्यूज थे, जिनके अंदर चीजें हैं, वो सबसे पहले तो उनको करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 ए था, वो कहता है मिस्टर एक्स ने प्रॉमिस किया अपनी वाइफ को 10,000 पर मंथ देने का, और मिस्टर एक्स जो है वो लाहौर में रह रहा है। ऑन रिसीविंग उसको इन्फॉर्मेशन मिली कि भाई उसकी बेगम उसको झंडी करा रही है, तो उसने क्या किया, 10,000 देना बंद कर दिया अपनी वाइफ को। ठीक है, अनफेथफुल हो रही है, और क्या कहते हैं, शायद अपने ससुराल को खिला रही है। तो हमारे तो यही होता है ना कि ससुराल को भेज रही है पैसे। खैर, तो वो क्या करता है, पैसे देना बंद कर देता है, तो उसकी वाइफ अदालत में चली जाती है। तो बताएं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या वो केस कर सकते हैं? देखो बेटा, 2-3 तरीकों से इसको हैंडल किया जा सकता था। सबसे पहला, कुछ लोगों ने इसको कंसिडरेशन के उसमें करने की कोशिश की। कंसिडरेशन के अगेंस्ट में जब करने की कोशिश करते हैं बेटा, तब आप एक कॉन्ट्रैक्ट बना के करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि ये एक कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। उसके रीजन के ये जस्ट एक प्रॉमिस है। कंट्रैक्ट इज समथिंग डिफरेंट, प्रॉमिस इज समथिंग डिफरेंट। जब बात प्रॉमिस की हो रही है तो ये कंट्रैक्ट ही नहीं है, कंट्रैक्ट से पहले की बात है, एंड देन ये मियां बीवी के दरमियान की बात है। और इस तरह की चीज ना तो रिटर्न में, आप इसको कंसिडरेशन वाले पॉइंट से भी लिख सकते थे कि भाई इसके अंदर कंसिडरेशन नहीं है, इसके अंदर जो है वो रिटर्न होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। लेकिन बेसिकली क्योंकि ये जस्ट एक प्रॉमिस है, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, और ये एक सोशल नेचर का है, मतलब एक घरेलू नेचर का है। एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ से वादा किया हुआ है कि मैं आपको 10,000 महीने का खर्चा दिया करूंगा। तो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये कोई लिखा हुआ नहीं है, ये एग्रीमेंट नहीं है उनके दरमियान से कि भाई हम में से काफी सारे लोग लाहौर में रहते हैं, हम घर में खर्चा देते हैं अपने अपने वालदेन के साथ, हमने प्रॉमिस किया हुआ है, अगर हम उनको देना बंद कर दें वो अदालत में चले जाएंगे, जी बेटा हमारा खर्चा नहीं दे रहा। थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली साइड को भी यूज करके आपने थोड़ा सा इसका आंसर करने की कोशिश करनी है, इसका आंसर बनता क्या है। तो मेन इसको आप 2 तरीकों से ही लेके जा सकते थे, बल्कि 3 से, कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, नंबर 2 सोशल नेचर का है, नंबर 3 कंसिडरेशन में भी जा सकते थे कि भाई ये कंसिडरेशन इसमें नहीं है, रिटर्न हो सकता था, एक्सेप्शन में जा सकते थे, सारा कुछ वो इन चीजों में आप जा सकते थे। लेकिन गलती अब स्टूडेंट ने कहां पे की है, वो तीनों में खेल रहे हैं। मैं फिर वही कह रहा हूं कि इफ एंड बट्स में जा रहे हैं। भाई इनमें से किसी एक लॉजिक को पढ़ो और आंसर दो, बात खत्म, अगली बात ही नहीं है कोई। उसके बाद चैप्टर 1 के क्वेश्चन थे रट्टा, बिल्कुल रट्टा, सीधा सीधा स्ट्रेट रट्टा। इसके अंदर तो कुछ भी नहीं था, स्ट्रेट आपने प्रोड्यूस ही करनी थी लाइनें। क्वेश्चन 3, वो कहता है कि अमान ने, हाँ अब ये इंपॉर्टेंट था, अमान ने एक रूम हायर किया, एक शख्स है, एक होटल में उसने कमरा किराए पे लिया, उसकी पेमेंट उसने एडवांस कर दी। आप किसी से कमरा लेते हो और पेमेंट करते हो एडवांस में, आपने रेंट पे कर दिया, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, एडवांस में आप किसी के साथ भी कोई एग्रीमेंट कर सकते हो, कोई इशू नहीं। उसके बाद वो बंदा वहां पे गया, वहां पे जाके रहा, तो उसने अपना उसका ऑफिस में उसका जो सामान सामान था वो उसने होटल में रखा और वो चोरी हो गया। अब चोरी हो गया तो उसने केस कर दिया अदालत के उसमें, जो होटल का मैनेजर था उसके ऊपर, ओनर के ऊपर, कि भाई मेरा सामान चोरी हो गया और इस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो वो बंदा कहता है कि नहीं, जो होटल का मालिक है वो कहता है कि नहीं देखो, आपके रूम में नोटिस लगा हुआ है कि भाई हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसी भी चीज के, किसी किस्म के नुकसान की सूरत में हम जिम्मेदार नहीं है। तो बताएं कि ये केस वैलिड है मान का या नहीं है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट था या नहीं था, पहले नंबर पे। और दूसरे नंबर पे वो जो कंडीशन लिखी हुई थी वहां पे,
क्या वो वैलिड कंडीशन थी कि हम इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप अपने सामान की खुद जिम्मेदार होंगे नुकसान के। तो भाई सीधी सी बात है कि ये था कम्युनिकेशन ऑफ कंडीशन या कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है तो तमाम टर्म एंड कंडीशन का कम्युनिकेट होना जरूरी होता है बिफोर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे क्या हो रहा था कि एक टर्म एंड कंडीशन ऐसी थी जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट के बाद पता चल रही थी। तो ये एक असेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट का कि तमाम कंडीशन जो ऑफर के साथ अटैच है या एक्सेप्टेंस के साथ अटैच है या कॉन्ट्रैक्ट के साथ अटैच है, उनको कॉन्ट्रैक्ट से पहले कम्युनिकेट करना जरूरी है। जबकि यहाँ पे बाद में कम्युनिकेट हुई, जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पेमेंट हो गई, बंदा आके रहा, होटल के रूम में पहुंचा, वहां पे नोटिस की फॉर्म में उसे लगा हुआ मिला, तो लिहाजा ये कंडीशन अब वैलिड नहीं रहेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट ये कम्युनिकेट ही नहीं हुई, और जो कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान कम्युनिकेट नहीं हुई कंडीशन, वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट ही नहीं है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है तो मतलब इसका कि जो नुकसान हो रहा है उसकी जिम्मेदारी उसके होटल मैनेजर की है, तो वो मालिक जो है उसका, वो उसको पे करेगा। ठीक है, ये कम्युनिकेशन ऑफ कंडीशंस के ऊपर या कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर जो है या एक्सेप्टेड या असेंशियल जो हमने पढ़े थे, उसमें ये चीज बड़ी वाजे लिखी हुई थी। इसको जस्ट आपने क्या करना था कि भाई, अच्छा अब मैं आपको यही बता रहा हूँ कि देखो ये चार चार पांच पांच लाइनें जब आई कैप लिखता है ना मैंने जो टेस्ट लिया उसमें भी मैंने एक दो क्वेश्चन ऐसे डाले थे कि लंबे लंबे थे, छह छह लाइनों के साथ साथ, स्टूडेंट परेशान हो गए, यार इतनी सारी इंग्लिश हम कैसे करेंगे। बेटा यही तो सारी गेम है, आपको अपने मतलब की चीज निकालनी है इसमें से, इसको समझना है कि भाई मसला हो क्या रहा है। ठीक है, ग्रेचुशियस प्रॉमिस। ग्रेचुशियस प्रॉमिस कौन से होते हैं? वॉलंटरी प्रॉमिसेस या ऐसे प्रॉमिसेस जो विदाउट कंसिडरेशन होते हैं, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, कि भाई एक स्टेटमेंट है कि विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट जो है वो क्या कहते हैं, बाइंडिंग नहीं है। लेकिन हम बात ये यहाँ पे एग्रीमेंट की नहीं कर रहे, प्रॉमिस की कर रहे। बुक के अंदर एग्जाम्पल्स के अंदर एक चीज इस तरह की मौजूद है, जहां पे आप अगर किसी के साथ कोई प्रॉमिस कर लेते हो वॉलंटरी, और उस प्रॉमिस की बिहाफ पे वो शख्स अपनी लाइबिलिटी आगे कहीं इनकर कर लेता है, तो आप बाइंड हो जाते हैं, फिर आपके लिए वो एग्रीमेंट बाइंडिंग होता है। ये बेसिकली उस एग्जाम्पल के ऊपर क्वेश्चन था, और आई कैप ने ये कहा हुआ है कि स्टडी टेक्स्ट के अंदर मौजूद तमाम चीजें, तमाम चीजें सिलेबस का पार्ट है। ये आई कैप की वर्डिंग है, चाहे वो एग्जाम्पल की फॉर्म में, चाहे वो प्रैक्टिस क्वेश्चन की फॉर्म में, चाहे वो स्टडी टेक्स्ट की फॉर्म में। सोशल नेचर वाला कॉन्ट्रैक्ट भी एग्जाम्पल में मौजूद है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, लास्ट पे आखिरी एक दो दिनों में बेटा आपने आई कैप की एग्जाम्पल मस्ट करनी है, और मेरी तरफ से लिख लें कि 35% नंबर कम अज कम उन एग्जाम्पल्स में से होते हैं, मतलब सिमिलर नेचर के होते हैं। अपना टाइम एंड होने वाला है, नई मीटिंग स्टार्ट होगी, इसी ही लिंक को आपने दोबारा ज्वाइन करना है, और फिर बाकी क्वेश्चन भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके, हो जाओ भाई, अब तो 1 मिनट नहीं पूरा हो रहा। आपका अगर कोई समय आपके ध्यान में क्वेश्चन मौजूद है तो आप उसको नोट कर सकते हैं, आप उसको राइट डाउन कर लें। और अभी हम दो तीन क्वेश्चन और डिस्कस करने बाद स्ट्रेट है, तो उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह फिर हम आपको क्वेश्चन लेके जाएगा। ठीक है, जिसके पास माइक है वो माइक पर पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे एंट्री लगानी पड़ेगी तब तक। हाँ हाँ, ठीक है।
तक पहुंचे। हाँ देखो बेटा, आपने पूछा कि क्वेश्चन 3 के अंदर फ्रॉड का एलिमेंट नहीं आ सकता। देखो बेटा, पहले आप फ्रॉड के सेंस को समझो कि फ्रॉडिया होता क्या है। इतने बड़े बड़े फ्रॉडिया हमारी फील्ड में बैठे हैं ना। हमारी फील्ड में फ्रॉड का मेन एलिमेंट जो है वो है इंटेंशन। कि आपकी इंटेंशन टू डिसीव होनी चाहिए, अगले को धोखा देने की इंटेंशन होनी चाहिए। इसके अलावा आप जो मर्जी करते फिरो वो फ्रॉड नहीं होगा। आपकी मिस रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, आपकी मिस्टेक हो सकती है, वो फ्रॉड नहीं होगा जब तक आपकी इंटेंशन टू डिसीव ना हो। तो यहाँ पे आपने फ्रॉड के क्वेश्चन में हमेशा, अच्छा अब ये भी मैंने देखा है, एक दो क्वेश्चन ऐसे थे उन्होंने हर चीज में फ्रॉड घुसेड़ दिया। अब ये भी फ्रॉड है, ये भी फ्रॉड है, ये भी फ्रॉड है। अब बेटा पढ़ कहाँ से रहे हो, आपने लेक्चर कहाँ से लिया, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही थी। अच्छा कोई नहीं, ऑफ कोर्स इसमें टीचर की गलती नहीं है। आप लोग जिस तरह टेस्ट सीरियस ले रहे हैं, क्लास भी ऐसे सीरियस लेते होंगे। ये कौन भाई यहाँ पे लियोनार्डो दा विंची साहब नीचे से ड्राइंग पेश करके अपना आर्ट का नमूना दिखा रहे हैं। ओके अब करते रहो अपनी स्क्रीन पे। अच्छा जी बेटा, फ्रॉड में हमेशा आपने फ्रॉड में एक चीज एलिमेंट एक लाजमी देखना, और वो वाहिद एलिमेंट है जो बेसिकली डिडक्ट करता है फ्रॉड को, वो है इंटेंशन टू डिसीव। अगर इंटेंशन नहीं है धोखा देने की, वो फ्रॉड नहीं हो सकता, किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। लंबी चौड़ी डेफिनेशन क्राइटेरिया कोई याद नहीं रखना, सिंपल एक चीज याद रख लोगे, कहीं पे आपको इंटेंशन लग रही है ना उसको धोखा देने की, तब भी फ्रॉड होगा। और 99% केसेस में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं ना, हमें फ्रॉड लग रहा होता है, वो फ्रॉड नहीं होते, वो मिस रिप्रेजेंटेशन के होते हैं या मिस्टेक के होते हैं। ठीक है बच्चा, क्लियर है? ओके ठीक है लाइका, चले। अच्छा सर क्वेश्चन 3 का पार्ट बी भी बता दें। हाँ हाँ हाँ, सब्र तो करो, साथ तो लगो यार, मैं कौन सा भाग रहा हूँ। हाँ, ग्रेचुशियस कॉन्ट्रैक्ट प्रोमिसेस आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। सिंपल सी बात है, आपने से काफी लोगों ने इसको ठीक भी लिखा था, स्पेसिफिक करके लिखना था। यहाँ पे ये था कि ग्रेचुशियस प्रॉमिस, ग्रेचुशियस एक वर्ड जो है ये कहते हैं फ्लाई का या सोशल वर्क, एक ऐसा काम जिसके अगेंस्ट में कोई कंसिडरेशन नहीं होती। तो हमने पढ़ा हुआ है कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते। तो फिर हमें क्या करना था, एक्सप्लेन करना था इसको कि भाई अगर नहीं होते तो कुछ उसकी एक्सेप्शन भी हो सकती है, और किस वक्त बाइंडिंग होते हैं वो, किस वक्त बाइंडिंग होते हैं। तो दो तीन केसेस हमें पता है, आपने एज पर द मार्क्स एक आधा केस जो है वो डिफाइन कर देना था। कुछ स्टूडेंट ने किया, कुछ ने नहीं किया। सिंपल आपने इस प्रोविजन को एक्सप्लेन करना था कि भाई एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन जो है वो वैलिड नहीं होते, हाँ कुछ इसकी एक्सेप्शन मौजूद है, जहां पे आपने बताना था। अब लेकिन ये जो ग्रेजुएशन प्रॉमिस है वो हम बात कर रहे हैं एग्रीमेंट की। प्रॉमिस बेटा ऐसा होता है, ये एग्रीमेंट नहीं होता, एग्रीमेंट नहीं होता ये किसी स्टेज पे जाके प्रॉमिस बनना होता है, एग्रीमेंट बनना होता है। मिसाल के तौर पे, अच्छा आप में से रात, आप सब में से रात, यार इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बोल बोल के मेरी जबान जो है ऊपर नीचे हो रही है। इमरान खान का टेलीथॉन देखा था आप में से किसी ने? बताएं जरा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल सिनेरियो पे बात करते हैं ना। मसला तो यही है ना कि हमें इन चीजों के साथ मैच करके पढ़ाया ही नहीं जाता कि हमें चीजें याद रहें। आपने इमरान खान का टेलीथॉन देखा और वहां पे देखा कि अन्य वाले लोग फोन करके कह रहे थे जनाब जी मैं 22 करोड़ दे रहा हूँ, मैं 21 करोड़ दे रहा हूँ, और मैं ये दे रहा हूँ, मैं वो दे रहा हूँ। क्या वो लोग उस वक्त ट्रांसफर कर रहे थे इमरान खान को? क्या वो पेमेंट अकाउंट्स में भी आ रही थी या जस्ट कह रहे थे वो? क्या लगता है आपको? मतलब हाँ मुझे पता है कि कुछ पेमेंट्स आ रही थी, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरे साथ बैठे हुए लोग भी, किसी ने 100 भेजा, किसी ने 200 भेजा, कह रहे थे। अब वो कह जो रहे थे, तो वहां पे जो वो क्या नाम है उनका, वो जिसने आइसक्रीम खेली थी इमरान खान के साथ, जो कंपेयरिंग करता है उनके जलसे में। अच्छा ठीक है, मैं वी को भेज रहा हूँ। आपने वहां पे वो देखा, वो क्या नाम था यार, वो जो फैसल, हाँ फैसल, वो बंदा कह रहा था कि देखो 2.5 करोड़ जो है वो हमारे अकाउंट्स में आ गया है और इतने प्लेज हो गए, मतलब इतनों की हमें गारंटी आ गई है। अब आपके ख्याल में जिस बंदे ने फोन पे बैठ के कह दिया है, से कि एक पाकिस्तानी है, जिस तरह के हमारा एक भाई इस टाइम कह रहा है, हमारा बहुत ही प्यारा भाई पीटीआई का बहुत फैन है, अनेवा फैन है बल्कि, ये तो वीगो डालिस के आगे पीछे घूमते रहते हैं, दो चार बार इसे नीचे भी देने की कोशिश की है, ये नहीं आया। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ आप सबको पता है उसका। खैर, तो पता नहीं कब आएगा। अब
इसने बैठ के इन्होंने कहा कि मैंने वॉशरूम में जाके 2 करोड़ रुपए का उनको ऐलान कर दिया कि मैं दे रहा हूँ। आपके ख्याल में क्या अब ये बाइंडिंग हो गया इसके ऊपर? क्या ये एग्रीमेंट हो गया फोन के ऊपर, या किसी तरीके से इन्होंने प्रॉमिस कर दिया कि मैं 2 करोड़ आपको दूंगा, तो क्या ये बाइंडिंग हो गया? अब इमरान खान जो है वो पुलिस लाइन को भेज दे, जो इस बंदे से पैसे देगा और नहीं तो बंदा लाएगा, या फिर राणा सनाउल्लाह, ये बाइंडिंग हो जाएगा तब ना आपको 10 करोड़ लगता है आपको? बंद हो गई कोई नहीं, आप 10 लोग कुछ होता है। मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरे पे सिस्टम मेरा हैंग हो रहा है ठीक है सर। एक मिनट दीजिए। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? यार किसी के पास मेरा सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो गया था बीच में, मुझे जरा क्लियर करें। ओके 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 ओके। हाँ वो थोड़ा सा ये हुआ था, नेट का इशू हो रहा था, नेट नहीं मेरा सिस्टम हैंग हो रहा था, तो मैंने कैमरा ऑफ कर दिया अपना। अब बेहतर हो जाएगी आवाज थोड़ा सा, जो है वो क्या कहते हैं इसको कर देते हैं। हाँ अब मैं देखता हूँ आपका क्या है। अ, आवाज 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 फैसल। हाँ जी, तो मैंने पूछा था कि क्या ये जो वो वादे कर रहे थे क्या ये बाइंडिंग हो जाएंगे उनके ऊपर? कुछ कह रहे हैं कि नहीं, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता। अब ये प्रोमिस थे, और ये वो प्रॉमिस थे जो ग्रेचुशियस प्रॉमिस कहलाते हैं। ठीक है, मतलब बगैर किसी कंसिडरेशन प्रॉमिस, तो ये इनिशियली तो बाइंडिंग नहीं है, लेकिन ये एक स्टेज पे जाके बाइंडिंग हो जाते हैं। और ये बुक में एग्जांपल मौजूद है इसकी, आपने बुक को पढ़ना है इस चैप्टर को लाजमी, खासतौर पे कंसिडरेशन वाले को। बेटा कैमरा ऑफ रखा करो यार, ओप्पो भाई, कुछ लोग कमजोर दिल के भी होते हैं, कुछ खुदा का खौफ किया करो यार, हमारे हाल पे रैम खाया करो। अच्छा नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ कि इसको ऑफ रखा करे कैमरे को। अच्छा, तो बेटा अगर देखो, अब मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ कि लॉ में ये कैसे होता है कि एक शख्स ने इमरान खान को कहा कि मैं आपको 2 करोड़ रुपए दूंगा। वो बंदा अभी तक सिर्फ प्रॉमिस कर रहा है, कोई बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है। लेकिन उस 2 करोड़ की वर्डिक्ट या प्लेज की बेस के ऊपर इमरान खान आगे कोई लाइबिलिटी इनकर कर लेता है। मिसाल के तौर पे आगे कहीं पे ऑर्डर बुक कर लेता है किसी भी चीज का, कि जनाब 500 टेंट या 200 टेंट जो है वो मुझे चाहिए, और उसके पैसे जो है वो, क्योंकि हमारा एक भाई जो है वो हमें 2 करोड़ रुपया दे रहा है। अब जब उसकी बेस के ऊपर अगले ने लाइबिलिटी इनकर कर दी, अब ये बाइंडिंग हो जाएगा। लॉ कहता है कि अब ये बाइंडिंग हो जाएगा। वो विदाउट कंसिडरेशन वगैरह वगैरह वो समथिंग डिफरेंट है, ये ग्रेचुइशियस प्रॉमिस है। ग्रेचुइशियस प्रॉमिस इनिशियली किसी के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता, कोई लाइबिलिटी नहीं होती, लेकिन अगर उस प्रॉमिस की बेस के ऊपर आगे कोई बंदा एग्रीमेंट कर लेता है तो फिर वो बाइंडिंग हो जाता है। आई कैप की बुक में एग्जांपल मौजूद है, पास्ट पेपर्स मौजूद है, एंड इसके अलावा सजेस्टेड आंसर मौजूद है, आप इसको बड़ा गौर से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसका मतलब मैंने आपको समझा दिया है कि जिस तरह रात टेलीथॉन पे हो रहा था, ये सारे प्रोमिस थे, ये लोग बाइंडिंग तब हो जाएंगे जब इनकी बिहाफ पे आगे कोई अगर लाइबिलिटी इनकर हो जाती है। क्वेश्चन 4 वो कहते हैं भाई एक्स एंड वाई हस्बैंड वाइफ है, और एक्स जो है उसने कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स के जरिए वाइफ के साथ जो है अलहदा रहने का एग्रीमेंट किया कि भाई तुम अलहदा रहो। उनके दरमियान में लड़ाई झगड़े बढ़ गए थे, शादी के बाद होते ही लड़ाई झगड़े हैं। तो उसके बाद जो है उसने देने से इनकार कर दिया पैसे, तो क्या वाइफ उसको लेके जा सकती है? तमाम स्टूडेंट इस चीज पे एग्री थे कि क्योंकि एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, विदाउट कंसिडरेशन है, और लव एंड अफेक्शन भी है, तो इस वजह से ये जो है वो हो सकता है एक बाइंडिंग एग्रीमेंट है। लेकिन नहीं, बहुत ही छोटा सा टेक्निकल डिफरेंस है, और वो है कि लव एंड अफेक्शन जो है उसकी कोई डेफिनेशन मौजूद नहीं है।
नेचुरल लव एंड अफेक्शन की कोई डेफिनेशन लॉ में मौजूद नहीं है, तो वो किसी भी नियर रिलेशनशिप में हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है सर्कमस्टांसिस के ऊपर। नेचुरल लव एंड अफेक्शन में सिंपल ये लिखा है कि पार्टी स्टैंड विद नियर रिलेशन, कि बहन भाई, अब्बी अब्बू, माँ बेटा, ये जो रिलेशनशिप होते हैं नए रिलेशनशिप में होना चाहिए। तो बेसिकली सर्कमस्टांसेस जो होते हैं वो बताते हैं कि क्या इनके दरमियान नेचुरल लव एंड अफेक्शन है। रिश्ता नहीं डिफाइन करता कभी भी, ये बात जहन में रख लें कि लॉ के अंदर लव एंड अफेक्शन रिश्ता डिसाइड नहीं कर रहा। उसका सिर्फ एक रोल है कि वो नियर रिलेशनशिप में होना जरूरी है, लेकिन वो कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि इनके दरमियान लव एंड अफेक्शन है। उसकी क्या एविडेंस है कि भैया सर्कमस्टांसेस देखो, तो यहाँ पे भाई पहले झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे का सर फाड़ रहे हैं, ऊपर से रह भी अलग रहे हैं, तो भाई कहाँ की लव एंड अफेक्शन है यार, क्या बात करते हो। शादी के बाद तो वैसे नहीं होती, मियां बीवी के दरमियान ये केस नल एंड वाइड होना चाहिए, ठीक है। ओके, अगला है कंट्रैक्ट कैन नॉट कन्फर राइट और इम्पोज ऑब्लिगेशन अराइजिंग। कहता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके अंदर अगर दो पार्टीज हैं तो किसी तीसरी पार्टी के ऊपर किसी पार्टी का कोई भी राइट या ऑब्लिगेशन नहीं होगा। बताएं स्टेटमेंट क्या है। तो बेटा ये प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक रूल है लॉ का कि भाई स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्रेंजर होता है वो किसी भी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में इंटरफेयर नहीं कर सकता। दो लोगों का एग्रीमेंट है, मिसाल के तौर पे मेरा एग्रीमेंट है ऋषि के साथ कि मैंने उससे को 1 लाख रुपया देने हैं या उसने मुझे देने हैं, और मेरा छोटा भाई रात को ऋषि को फोन करके धमकियां लगा रहा हो कि पैसे भेज, तूने मेरे भाई के पैसे क्यों नहीं दिए। ऋषि को तू कौन, हम मेरा भाई है बड़ा, मुझे पैसे क्यों नहीं दे रहा। तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। उसके साथ कोई उसका एग्रीमेंट नहीं है। ये प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो रूल है बेसिकली ये उसके ऊपर बात कर रहा था। तो ये यार सारा सीधा था, बस मसला क्या था, इंग्लिश लीगल लैंग्वेज, और यही वो चीजें हैं जो बेसिकली आपको एग्जाम के अंदर जो है वो मैटर करती हैं। जस्ट मुझे 1 मिनट दिए, मैं छोटी सी कॉल ले। ठीक है बेटा, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का रूल आपको पता चल गया। बेटा मार्कर यूज कर सकते हो, लेकिन क्यों करना है, दिमाग ठीक है। उसके आपको मार्क्स मिल रहे हैं क्या कि एक पेन निकालो दूसरा डालो, उसको चेंज करते हुए आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। खुदा का खौफ करो यार, सिंपल एक ब्लैक बॉल पेन यूज करो, कुछ भी और यूज ना करो। क्यों आप अपनी मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हो यार, टाइम बचाओ। मैं आपको एक ही बात कर रहा हूँ कि टाइम एफिशिएंटली यूज करो। तो फिर तो मार्कर भी यूज कर सकते हो, कट वाला पेन भी यूज कर सकते हो, पॉइंटर भी यूज कर सकते हो, हाईलाइटर भी कर सकते हो। तो फिर करो सारे। ड्राइंग करने जा रहे हो, प्रोफेशनल स्टडी है यहाँ पे। प्रेजेंटेशन एक हद तक मैटर करती है, ज्यादा मैटर ड्राफ्टिंग करती है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि भाई आई कैप का रिजल्ट 30% लॉ से ऊपर क्यों नहीं जाता। उसकी रीजन ये है कि भाई लॉ के पेपर में आपका नॉलेज 30% ही मैटर करता है, 70% करती ही ड्राफ्टिंग है, जिसके ऊपर हमें कोई सिखाता ही नहीं है। ना हमें टीचर बताते हैं, ना हम खुद प्रैक्टिस करते हैं, मुझे ही मुझे लगी हुई है अपनी। तो भाई आप जनाब जी टेस्ट सेशन में आके मुझे ये सारा जो है वो अब आपको 4 दिन में कराना है ये। अच्छा जी आगे चलते हैं। वो कहते हैं कि जो एक पागल घोड़े को सेल करने का सोच रहा है, उसने क्या किया कि एक सर्जन पाकिस्तानी होगा, उससे कोई फ्रॉड का एक सर्टिफिकेट निकलवा लिया कि बंदा जो है घोड़ा फिट है, टिप टॉप है, और उसने किसी अपने जो उसकी स्टेबल है, जो अस्तबल है, उसके दरवाजे पे लगा दिया वो सर्टिफिकेट, ये जो अंदर घोड़ा शरीफ मौजूद है ये दिमागी तौर पे बिल्कुल ठीक है। तो जाहिर सी बात है हमारे सिंध में अंधे बंदे को जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है, तो घोड़े को सर्टिफिकेट मिलना तो कोई मसला ही नहीं है भाई। अच्छा, वैसे ही बड़ी हैरत है, मैंने सरेआम का प्रोग्राम देखा था, अंधे बंदे को ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया था। और लाहौर में भी ज्यादातर लोगों की ड्राइविंग देख के लगता है यही है कि अंधों को ही लाइसेंस मिले हुए हैं। सारी बात है, पागलों को हुकूमत मिली है, अंधों को लाइसेंस मिले हैं, यही चल रहा है। ओके, तो क्या किया उसने, सर्टिफिकेट लगा दिया। एक बंदा आया, उसने कोई सर्टिफिकेट नहीं देखा, उसने घोड़ा देखा, घोड़ा ले गया, घोड़ा पागल निकला है। बंदा कहता है जनाब इसने तो सर्टिफिकेट लगाया हुआ है कि घोड़ा वैलिड है, मेरे साथ फ्रॉड हो गया। अब पहले नंबर पे क्या ये फ्रॉड है? नंबर वन, फ्रॉड का एसेंशियल क्या है? पहला एसेंशियल क्या है कि भाई इंटेंशन टू डिसीव होनी चाहिए। तो यहाँ पे इंटेंशन टू डिसीव तो है, समझ आ गई, इसमें हमें कोई शक नहीं। अब हमने दूसरे एसेंशियल पूरे करने। दूसरी एसेंशियल पूरे ये थी कि वो शख्स उस रिप्रेजेंटेशन या उस इंटेंशन की बेस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो, वो बेस हो उसके कॉन्ट्रैक्ट की। जबकि यहाँ पे भाई साहब ने सर्टिफिकेट देखना गवारा ही नहीं किया, गवारा ही नहीं किया। जिस तरह हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले जो होते हैं वो हमारा लाइसेंस देखना गवारा ही नहीं करते। वो सिंपल वो कहते हैं लाइसेंस दिखाओ। लाइसेंस इसलिए आपसे निकलवाते हैं कि आपके पर्स में पैसे देख सकें कितने हैं, उनको आपके लाइसेंस से क्या लेना देना होता है।
तो भाई आपने उस लाइसेंस की बेस पे कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं है, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि उसने आपको धोखा देने के लिए ये लगाया। बाकी हाँ, वो खामोश रहा, उसने कन्वे नहीं किया, तो क्या ये फ्रॉड है? नहीं, ये भी फ्रॉड नहीं है। साइलेंस जो है इक्वल टू स्पीक या फ्रॉड तब बनती है जब सिर्फ फाइडेंशियल रिलेशनशिप हो। यहाँ पे तो कोई फाइडेंशियल रिलेशनशिप नहीं है। फाइडेंशियल रिलेशनशिप क्या होता है भाई? बहन भाई के दरमियान, माँ बेटे के दरमियान एतमाद का रिश्ता हो। तो लिहाजा ये किसी भी सूरत में फ्रॉड का केस है, लेकिन जहां पे कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड नहीं हो सकता, उसकी रीजन कि जो फ्रॉड की बेस थी उसकी बेस के ऊपर तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है, तो फिर आप कैसे कर सकते? ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 5, अकरम कॉन्ट्रैक्ट टू सेल अ पीस ऑफ सिल्क टू असलम, असलम को सिल्क सेल की, और असलम ने सोचा कि ये चाइनीज है। अकरम को पता था कि ये सोच रहा है कि ये चाइनीज है, लेकिन वो इंग्लिश थी। तो असलम ने खामोश रहा इसके ऊपर। तो क्या यहाँ पे ये फ्रॉड है? क्या साइलेंस इक्वल टू स्पीच हो जाएगी, या यहाँ पे उसे फैक्ट डिस्क्लोज करना जरूरी था? नहीं बेटा, साइलेंस फ्रॉड तब होती है जब फाइडेंशियल रिलेशनशिप हो। पहली बात, यहाँ पे कोई फाइडेंशियल रिलेशनशिप नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, अगर मेयर इंस्पेक्शन से आप खुद उस चीज को फाइंड कर सकते हो, तो उसकी हकीकत पता लगा सकते हो, तो ये आपका मसला है, उसका मसला नहीं है। एंड थर्ड नंबर पे, उसने पूछा भी नहीं है। अगर वो उससे पूछता कि ये इंग्लिश है, एंड देन अगर वो कन्वे करता कि हाँ ये चाइनीज, और वो कहता चाइनीज है, फिर बात आ सकती थी कि फिर उसकी इंटेंशन डिसीव करने की थी, उसने यहाँ पे मिसस्टेटमेंट की, फ्रॉड किया, ऐसी रिप्रेजेंटेशन थी जिसमें वो डिसीव करने की कोशिश कर रहा है, देन फ्रॉड है। तो यहाँ पे कोई भी इसमें से मौजूद नहीं है। नंबर वन, नॉर्मल इंस्पेक्शन से पता लग सकता था। नंबर टू, उसने पूछा ही नहीं। और नंबर थ्री जो है वो बाउंड नहीं था बताने को, बताने को बाउंड नहीं था। तो यहाँ पे सिंपल यूनिलेटरल मिस्टेक है, एक बंदे की मिस्टेक है, और एक बंदे की मिस्टेक में कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो वैलिड रहता है, अवॉइड नहीं हो सकता। ठीक हो गया। मेन फ्लॉज इन अ कॉन्ट्रैक्ट, अब ये वाली स्टेटमेंट काफी सारे बच्चों को कंफ्यूज कर रही थी, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके मेन फ्लॉज से क्या मुराद है। थोड़ा सा स्टेटमेंट को एनालाइज करो बच्चों की, एक कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन उसमें फ्लॉज है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ कह रहे थे जनाब जी इनलीगल, कुछ कह रहे थे वाइट, भाई वो तो कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है, तो एग्रीमेंट होता है। कोई डिक्लेयर्ड वाइड अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी और पता नहीं जो जहान की चीजें जहन में फिर रही थी ना कि एक कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हो, सारी लिख दी उन्होंने। भाई वो तो कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है, जबकि ये बात कर रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन उसमें कुछ मसले हैं। तो हमें पता है कि कॉन्ट्रैक्ट भाई दो टाइप के ही होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होता है। वाइड कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म ही हो गया ना, वैलिड होता है या वाइडेबल होता है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में तो कोई मसला नहीं होता ना। तो भाई फ्लॉज किस कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं? वाइडेबल में होते हैं। तो वाइडेबल किस किस वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, अपना सिचुएशन तक। अब ये जनरल था, ये कॉमन सेंस का था, ये ट्रिकी क्वेश्चन था। ये क्या कहते हैं वो आईक्यू लेवल का एक क्वेश्चन था, आपको समझ नहीं थी स्टेटमेंट को, कि बस सिंपल ये बताना था कि कॉन्ट्रैक्ट कब मशकूक हो जाता है। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली मशकूक कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं यार। किन खामियों की वजह से कॉन्ट्रैक्ट मशकूक हो जाता है? सर अगर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप ना हो और फ्रॉड कर दे ट्रेडिशनल रिलेशनशिप में, तब लॉ सूट फाइल हो सकता है बेटा, फिर क्रिमिनल केस हो जाता है। वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर ही आता है, वो क्रिमिनल केसेस में चला जाता है। वो तो फिर सीधी सीधी जालसाजी होगी ना, 2 नंबरी 420 केस उसके ऊपर दफा लगती है फिर। ओके जी, खैर है क्या हुआ, आप कहाँ से ये केस उठा के ले आए? क्वेश्चन 6, एक्सलेंट थ्रीसम। हाँ, ये अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट था। एक स्टूडेंट ने गलत आंसर किया था, बाकी सबने ठीक किया था माशाल्लाह। जिसने गलत किया था, तो बेटा ये डेटर का पहला राइट होता है कि वो बता दे कि इसके अपोर्शनमेंट कैसे होनी है। अगर डेटर बता देता है तो क्रेडिटर उसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकता। लिहाजा लाजमी एक्स ने जो वो बताई है कैटेगरी, वही बनाना था। उसके अलावा इरिवोकेबल एजेंसी, किसी को नहीं पता था कि ये क्या होता है बेटा। एक एजेंसी किस वक्त कैंसिल नहीं हो सकती, आपने ये बताना था। तो भाई जब एजेंट का पर्सनल इंटरेस्ट आ जाए बीच में, हाँ एक दो बच्चों ने बड़ा ठीक बताया, मुझे याद आ गया, कुछ बच्चों ने बताया ठीक। जब एजेंट का रिवोक करने से क्या मुराद है? एजेंसी कैंसिल करना। तो कब एजेंसी कैंसिल नहीं हो सकती? तो जब एजेंट का किसी भी वक्त प्रिंसिपल बाय नोटिस एजेंसी कैंसिल कर सकता है, ये जनरल रूल है। लेकिन जब एजेंट का अपना पर्सनल इंटरेस्ट बीच में हो या उसकी आइडेंटिफिकेशन बीच में मौजूद हो, तब एजेंसी कैंसिल नहीं हो सकती थी, ये बताना था। बाकी एस जो है वो एजेंट है, उसने बी को कोई चीजें से सी को सेल की, सी
इंसॉल्वेंट था, उसके बावजूद उसने कर दी, तो भाई उसने प्रॉपर केयर करना हर एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसने नहीं की। बहरहाल एजेंट अपनी नेग्लिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और यहाँ पे भी रिस्पॉन्सिबल होगा। उसके बाद पार्टनरशिप का क्वेश्चन था कि भाई पब्लिशर है, उसने कहा कि मैं अपने एक्सपेंस पे तुम्हारी बुक खरीदू पब्लिश करूंगा और आधा प्रॉफिट आपको दूंगा। क्या ये पार्टनरशिप है या नहीं है? तो पहले नंबर पे बिजनेस हो रहा है, जी बिल्कुल बिजनेस हो रहा है। अच्छा बेटा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कभी भी कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल नहीं है। कुछ स्टूडेंट ने इस बेस के ऊपर इसे गलत किया होता है कि भाई यहाँ पे जो है वो बी तो कैपिटल दे ही नहीं रहा, he agrees to publish at his own expense a book written by B, कि बी जो है वो तो कोई वो नहीं दे रहा, कैपिटल नहीं दे रहा। कैपिटल कंट्रीब्यूट करना कोई एसेंशियल नहीं है, नंबर वन। कोई परसेंटेज डिफाइन नहीं है लॉ के अंदर, ना तो कैपिटल का कंट्रीब्यूट करना डिफाइंड है और ना किसी किस्म की परसेंटेज डिफाइंड है, चाहे वो कैपिटल शेयरिंग की है, चाहे प्रॉफिट शेयरिंग की है, चाहे लॉस शेयरिंग की। कोई भी परसेंटेज हो सकती है, वैलिड पार्टनरशिप होगी। हाँ, प्रॉफिट शेयरिंग मस्ट होनी चाहिए, परसेंटेज डिफाइंड कोई नहीं है, ये जनरल रूल ध्यान में रखें। पार्टनरशिप के अंदर किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कैपिटल कंट्रीब्यूट करो या ना करो, बगैर हो सकता है। तो लिहाजा यहाँ पे कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं हो रहा, ठीक है। क्या है कि एग्रीमेंट होना चाहिए, तो क्या इन दोनों में एग्रीमेंट है? जी बिल्कुल एग्रीमेंट है, दोनों में एग्रीमेंट है, दोनों ओरल एग्रीमेंट कर रहे हैं कि भाई मैं तुम्हारी बुक सेल करूंगा। दूसरा एसेंशियल क्या है कि बिजनेस होना चाहिए, जी बिल्कुल बिजनेस है, बुक सेल हो रही है, वो राइट कर रहा है, उसका बेनिफिट मिलेगा। लास्ट एसेंशियल जो है वो म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है कि भाई कैरिड ऑन बाय ऑल आर एक्टिंग एनीवन बाय एक्टिंग फॉर ऑल, एनीवन बाय एक्टिंग फॉर ऑल। कि म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, या तो सारे लोग मिल के काम कर रहे हो या कोई भी एक बंदा सबके बिहाफ पे काम कर रहा हो, मतलब सब एक दूसरे के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। तो यहाँ पे वो चीज मिसिंग है, एग्रीमेंट भी है, प्रॉफिट शेयरिंग भी है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी है, हर चीज बाकी सारे एसेंशियल यहाँ पे मिसिंग मौजूद है। सिंपल म्यूचुअल एजेंसी मौजूद नहीं है कि यहाँ पे ये एक दूसरे के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है या काम के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, इस वजह से ये पार्टनरशिप नहीं है। दूसरे के अंदर सारे एसेंशियल मौजूद है और वो पार्टनरशिप है। बी के अंदर सारे एसेंशियल मौजूद है, कैपिटल कंट्रीब्यूट हो रहा है जो मर्जी है, चाहे मैंने कहा परसेंटेज कोई डिफाइंड नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग मस्ट होनी चाहिए, वो है, लॉस शेयरिंग मस्ट नहीं है। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली हो सकता है, डेफिनेशन है। तो ये पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली का केस है, ये पार्टनरशिप वैलिड केस है। बाकी ये जो सी है, ये बेटा इसके अंदर कंपटीशन का बिजनेस है ही नहीं। एक सेल एंड परचेज, एक मैन्युफैक्चरिंग है क्लॉथ्स की, दोनों डिफरेंट है। हाँ, एक स्टूडेंट ने बड़ा ही बेहतरीन आंसर दिया होता कि अगर अगर वो कंटेक्ट यूज करता है अपने उस बिजनेस के या उस तरह उसकी कोई इंफॉर्मेशन यूज करता है, देन वो पर्सनली लायबल हो जाएगा, तब वो प्रॉफिट शेयर देगा। तो ये बड़ी अच्छी बात की थी एक स्टूडेंट ने, अच्छे स्टूडेंट भी मौजूद है। अगला निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का था कि भाई एक्स ने चेक वाई को दिया, वाई ने जेड को दिया, वाई माइनर है, तो माइनर को जो है वो प्रोमिसरी नोट दिया जा सकता है, लेकिन माइनर पर्सनली लायबल कभी भी नहीं होगा। तो लिहाजा इन केस कि अगर जी ने लायबल किसी को करना है, तो उससे पीछे मौजूद तमाम लोग लायबल होंगे, होल्डर इन ड्यू कोर्स, एक्सेप्ट उनके जो माइनर होंगे, अनसाउंड माइंड होंगे, या जो अनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे वाई लायबल नहीं होगा, एक्स होगा। सिमिलरली यहाँ पे ई जो है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स बन गया, ये सबने बेहतरीन लिखा था, किसी ने गलत नहीं किया था, ऑलमोस्ट तकरीबन सबका ठीक था। और ड्यू कोर्स जब हो जाता है तो पिछली तमाम पार्टीज को लायबल कर सकता है और पिछली तमाम पार्टी से चीजें रिकवर कर सकता है। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, बेयर इंस्ट्रूमेंट, डेफिनेशन लिखनी थी, सही लिखी। बाकी आगे थ्योरेटिक के बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन थे। तो ये हमारा पेपर था भाई, कुछ टेक्निकल चीजें थी इसके अंदर, कॉमन सेंस वाली चीजें थी। इसकी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जिन स्टूडेंट ने नहीं किया एक बार फिर सॉल्व करें, जिन स्टूडेंट के मार्क्स 30 से नीचे हैं वो एक बार फिर बैठ के सॉल्व करें, चाहे देख के कर लें बेटा। एग्जाम के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आपको कितना फायदा हुआ, बल्कि आप खुद बताएंगे कि आपको इस चीज का कितना फायदा हुआ। ठीक है बेटा, ओके। नाउ कोई क्वेश्चन? अब मैं थक गया। इसका पीडीएफ ग्रुप ऋषि मौजूद हो ग्रुप में? ओके, ऋषि मौजूद नहीं है ग्रुप में, मैं उसको क्या किसकी जो है वो फाइल शेयर करा दूंगा इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर। वेजरिंग और कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में मेन डिफरेंस कैसे पता चलेगा? बेटा इंटेंशन से पता चलेगा कि जो वो थर्ड इवेंट है, जो थर्ड इवेंट है जिसकी बेस के ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट बेस कर रहा है, क्या उसका
इस एग्रीमेंट के साथ एक्चुअल में कोई लिंक है या जस्ट वो एक डिसाइडिंग फैक्टर है। मिसाल के तौर पे मैंने कहा आपसे कि भाई अगर आज रात पाकिस्तान मैच जीत गया तो मैं आपको 1000 रुपए दे दूंगा। मेरे 1000 रुपए आपको देने में वो सिर्फ एक डिसाइडिंग फैक्टर है, इसका मेरी इसके साथ कोई लिंक नहीं है। दूसरा, अब मैं दूसरी एग्जांपल समझो। मैंने आपको कहा कि मैं आपको लैपटॉप सेल करूंगा, मेरा कराची शिप में आ रहा है, अगर वो शिप ठीक ठाक पहुंच गया तो उसमें मेरा लैपटॉप है, मैं आपको सेल कर दूंगा। अब वो जो लैपटॉप है बेसिकली मेरा उस इवेंट के अंदर है, उस शिप के अंदर है, वो इवेंट कलेक्ट्रल है और वो जस्ट एक फैक्टर है। बाकी हमारी जेन्युइन इंटेंशन है, जेन्युइन कंसिडरेशन है, जेन्युइन चीजें मौजूद है। जबकि इस केस में सिंपल एक इवेंट ही है जो हमारे पूरे कॉन्ट्रैक्ट को डिसाइड कर रहा है। इसके अंदर कोई कंसिडरेशन जेन्युइन नहीं है, कोई हमारा इंटरेस्ट रियल नहीं है, जस्ट विनिंग एंड लूजिंग वाली सिचुएशन है। तो हमेशा आपने इसके अंदर ये देखना है कि इंटेंशन क्या है। क्या इसके अंदर सिंपल वही एक इवेंट जो है पूरे कॉन्ट्रैक्ट को डिसाइड कर रहा है या कुछ और चीजें भी हैं? क्या उसके अंदर रियल कुछ भी मौजूद है, इंटरेस्ट भी है लोगों का कि नहीं है? आई कैप का पेपर इतना मुश्किल होगा बेटा? मैं अगर आपको अपनी अपनी बात बताऊं ना, आई कैप का पेपर इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन आई कैप के एग्जाम सेंटर में बैठ के इससे 50% आसान पेपर भी इससे 100% मुश्किल लगेगा आपको। सर जिन्होंने आज तक एक पेपर भी अटेम्प्ट ना किया लेकिन सिलेबस पूरा कवर कर लिया, क्या वो बाकी दिनों में रिवीजन के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं? और हाँ, अब मैंने आपको पहले बता दिया था कि मेरा एक मशवरा है बेटा कि आखिरी दिनों में अगर आप कुछ नहीं कर सकते, बुक की एग्जाम्पल कर लो, 35 से 40 नंबर के मार्क्स वहां से निकल आएंगे आप। ये मेरी तरफ से एक आपके लिए छोटा सा लास्ट में तोहफा है। सर थोड़ा डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम के बारे में बता दें। बेटा कोई भी ऐसा पेमेंट सिस्टम जिसको स्टेट बैंक कह दे कि आप ऑथोराइज्ड हो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सेटल करने के लिए, वो डेजिग्नेटेड हो जाए। एक पेमेंट सिस्टम है ना, देखो हम कहते हैं ये जी आप अथॉरिटी किसी को डेजिग्नेट कर दो। डेजिग्नेशन क्या है आपका, क्या होता है कि एक ऑफिस के अंदर हमारा एक ऑफिस बॉय होता है, या कॉलेज में जाते हैं तो ऑफिस बॉय बैठा होता है, और एक दिन पार्टी होती है तो पता चलता है वो ऑफिस बॉय जो है क्या कर रहा है, वो ऑफिस बॉय मेन पे स्टेज पे कंपेयरिंग कर रहा है। क्या हुआ, उसको डेजिग्नेट कर दिया, कहता तुमने कंपेयरिंग कर। सिमिलरली पेमेंट सिस्टम बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, कई तरीकों से आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सेटल कर सकते हो, लेकिन जिसको स्टेट बैंक ऑथोराइज कर दे। फाइनेंशियल पेमेंट सिस्टम क्या है? कोई भी सिस्टम जिससे फाइनेंशियल सेटलमेंट हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे पेपाल, क्या आपके ख्याल में फाइनेंशियल सिस्टम है, पेमेंट सिस्टम है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सेटल होती है? अब्दुल अब्दुल बच्चे जल्दी बताओ। जी बिल्कुल है, लेकिन पाकिस्तान में क्या आप उससे पेमेंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भाई उस पेमेंट सिस्टम को अभी तक स्टेट बैंक ने अप्रूवल नहीं दी कि तुम डेजिग्नेट हो, यहाँ पे तुम पाकिस्तान में काम कर सकते हो। हाँ, प्योनियर को दी हुई है, प्योनियर से आप सेटलमेंट कर सकते हो। समझ आ गई बात? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भेजा, जब किसी दूसरे को अथॉरिटी दे देते हो कि भाई तू भी कानून बना ले, तू भी बना ले, तू भी बना ले, उसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ हमारे कमिश्नर अपने इलाके के रूल्स बनाते हैं, उससे ऊपर वाले जो होते हैं वो उनके रूल्स बनाते हैं। हर रूल जो होता है वो नेशनल असेंबली नहीं बना रही होती, हर लॉ नेशनल असेंबली नहीं बना रही होती, लोकल लेवल पे बॉडीज जो है वो भी अपने लॉज बना रही होती हैं। तो जब कोई नेशनल असेंबली किसी लोकल बॉडी को अथॉरिटी दे देती है कि तुम भी लॉ बना सकते हो, तो उसको कहा जाता है कि डेलीगेट कर दी गई है लॉ बनाने की अथॉरिटी। ठीक है। अच्छा जी, और पेपर वाला क्या था बेटा? आप पेपर जो है पास करके मुझे देना, पेपर जो है वो मुझे टेस्ट करके सैरिश अब बेटा भेज देना, मैं इंशाल्लाह कर लूंगा उसे। सर काइंडली हो गया। सर पेपर अटेम्प्ट के बारे में कुछ गाइड कर देंगे, पेपर में हम प्रेजेंटेशन कैसे देनी चाहिए? बेटा देखिए, अब गाइड करने का फायदा कोई नहीं, उसकी रीजन ये है कि ये बेसिकली प्रैक्टिस के ऊपर होता है। मैं आपको पहले बता रहा था ना कि हमें पता चल जाता है पेपर के अंदर क्या हो रहा होता है। हम सब जो होते हैं जब पेपर शुरू करते हैं तो पहला क्वेश्चन बड़ा बना के लिख रहे होते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी बड़ा बना के लिख रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही आधा घंटा होता है और हम उस पेपर के इन्वायरमेंट में आते हैं और हमें चीजें आना शुरू होती हैं, तब हम अपनी पुरानी रूटीन पे चले जाते हैं जिस पे हमने प्रैक्टिस की होती है, और फिर हम वही डॉक्टर बन जाते हैं और आखिर में तो हमें समझ ही नहीं आ रही होती हम लिख क्या रहे हैं। तो लिहाजा ये सिंपल प्रैक्टिस के थ्रू पॉसिबल है। अगर आप मेंटली तौर पे आप चाहते हो ना कि आप डिसीव कर दो वहां पे कि आपने पूरा मैं साल प्रैक्टिस नहीं की 6 महीने और वहां पे जाके डिसीव कर दो कि मैं वहां पे जाके बना के लिख लूंगा आखिर में, ये पॉसिबल नहीं है। पहले दो क्वेश्चन ही हम बना के लिख पाते हैं, आगे हमारा बेड़ा गर्क हो जाता है। तो अभी भी अगर टाइम है, लिख के प्रैक्टिस करो। जिस तरह आई कैप का पेपर पैटर्न है, छोटे सेंटेंस लिखो, पॉइंट्स की फॉर्म में लिखो, प्रॉपर फॉर्म में लिखो, दैट्स इट, सिंपल लिखो, लंबे चौड़े सेंटेंसेस में ना जाओ।
सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें पेपर में? बेटा हर एक नंबर को 1.5 मिनट जो है वो एलोकेट कर दो। तो कोई भी क्वेश्चन जितने मार्क्स थे उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर लेना, उससे ज्यादा टाइम आपने उसको नहीं देना। जी बिल्कुल करना है बेटा, सारा करना है। जी बिल्कुल, मार्कर ज्यादा यूज नहीं करना बेटा। हम बेटा आप भेजें, आप भेजें टेस्ट, इंशाल्लाह मैं कर दूंगा। आप टेस्ट करें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप भेजें मैं कर दूंगा चेक। क्योंकि अभी सी लॉ के और टैक्स के जो टेस्ट पड़े हैं वो भी आज इंशाल्लाह मैं कर दूंगा। ओके बेटा जी, चले जी। तो अल्लाह ताला जो है वो आपको ढेरों कामयाबियां दे इंशाल्लाह। आप पेपर दे के आए, फिर नेक्स्ट सेशन में हो सकता है कि आप हमारे पास ही क्लास पढ़ रहे हो, तो हो सकता है कि आप मेरे से लेक्चर ले रहे हो, वो तो अगली बात है। आप स्कूल से जाए, पेपर दें, अपना 100% दें, अपनी मेहनत करनी है बेटा आपने। आपका काम सिंपल एफर्ट है बेटा, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं। हम जिंदगी में परेशान इसलिए होते हैं बेटा कि हम हर चीज को कंट्रोल करना चाह रहे होते हैं कि यार ये भी मेरी ख्वाहिश के मुताबिक हो, ये भी मेरी ख्वाहिश के मुताबिक हो, ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ये तो ऐसा होना चाहिए था। देखो बेटा, ना तो हम जिंदगी में अपनी मर्जी से दुनिया में आए हैं और ना हमने अपनी मर्जी से दुनिया में जाना है। और जब हम हमारी इन दो चीजों में मर्जी नहीं है तो फिर हम कैसे ज्यूम कर सकते हैं कि बाकी हमारी मर्जी चले? तो लिहाजा हमारा काम जितना अल्लाह ताला ने कहा है ना कि लाइसल इंसान इल्ला मा सा, कि बेटा जा तू कोशिश कर, जो मिलना है वो मेरे पे छोड़ दे, और मैं बेहतर जानता हूँ, मेरा प्लान बेहतर है, जब तुझे देना होगा मैं दे दूंगा। तो लिहाजा हमारी परेशानियां, हमारी टेंशनें हमारी ख्वाहिशात की वजह से होती है, हमारी तवक्कुआत की वजह से होती है, और हमारी तवक्कल में कमी की वजह से होती है। हमारा काम मेहनत करना है, किस वक्त आपको कितना देना है ये अल्लाह ताला ने डिसाइड करना है, और वो सबसे बेहतर फैसला साज है। अल्लाह ताला आप सबको ढेरों कामयाबियां दे बेटा। और जिस बच्चे का पढ़ने का दिल नहीं कर रहा बेटा, अपने माँ बाप की चेहरों की झुर्रियां देख लेना और अपने गालों की लाली देख लेना कि उनकी गालों में से खून निकल के आपकी गालों में गया है, जिसने आपको लाली दी है। और अभी भी आप नहीं पढ़ सकते उनके लिए बेटा, तो शर्म से आपको कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। देखो बेटा, हम मिडिल क्लास लोग होते हैं। लाइट चली गई है, थोड़ा सा अंधेरा है, थोड़ी सी बात मेरी सुन लें। ये बेटा मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा इंशाल्लाह ग्रुप में। हम मिडिल क्लास लोग होते हैं ना बेटा, हमारी कोई बड़ी बड़ी ख्वाहिशात नहीं होती कि बड़ी कोठी बड़ा बंगला जरदारी के साथ हमारा हमसाया हो और नवाज शरीफ जो है वो हमारा चौकीदार हो। हमारी बड़ी छोटी ख्वाहिशात होती है कि भाई अच्छा पढ़ना है, अच्छा कमाना है, एक अच्छा घर लेना है, और उस घर में अपने माँ बाप को खुश रखना है। हम एक बड़ी गाड़ी भी देखते हैं ना, अज्यूम करते हैं माइंड में, यार हम एक बड़ी गाड़ी चला रहे हैं, तो साथ वाली सीट पे कभी हमने अपने यारों दोस्तों को इमेजिन नहीं किया होता। हम अपने माँ बाप को ही कर रहे होते हैं। हम एक बड़ा घर भी देख रहे होते हैं तो हम ये इमेजिन कर रहे होते हैं कि उसके लॉन में बैठे हमारे माँ बाप जो है वो हमारे बच्चों से खेल रहे हैं और ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं और सुकून से बैठे। हमारी ख्वाहिशात इतनी होती है। अभी आपको पता ही नहीं है कि अगले 2-4 सालों में यकदम आपके माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। एक ट्रेजिडी, एक परेशानी, ये वो लाइफ है। इस लाइफ से तो हम आके बैठे ना, हमें पूछे, आप घर से बाहर हैं, आपको पता नहीं चलता काम किस स्पीड से जा रहा है, टाइम किस स्पीड से चल रहा है। यकदम बहन की शादी आई, बेटी को घर में मसला हो गया, किसी का कोई इशू हुआ, बाप को परेशानी, यकदम वो बैठ जाएंगे। तब फिर एक दिन आपको अंदाजा होगा कि जब मैंने तो अपने माँ बाप को याशी करानी थी और मैं अभी तक अपने माँ बाप से कह रहा हूँ कि मेरी फीस भरो, या आप मेरी नौकरी लगवाने के लिए सिफारिश लगवाओ या पैसे लगवाओ। मैं आपको बताऊं मैं सीए में क्यों आया था। मैं इंजीनियरिंग में जा सकता था, मेरा मेरिट बना था, मेरा नस्ट का मेरिट बन गया था, मेरा जो पंजाब यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मेरिट बना था। सिर्फ एक चीज सोची थी कि बेटा मैं 5 साल पढ़ूंगा यहाँ पे, और 5 साल पढ़ने के बाद भी मैं अपने अब्बू के सामने खड़ा हूंगा जब वो बूढ़े हो चुके होंगे, और उन्हें कहूंगा कि अब्बा 5 लाख लग रहा है नौकरी लगनी है, 6 लाख लग रहा है नौकरी लगनी है, ये 20 हजार की नौकरी है, 30 हजार की नौकरी, और मैंने घर से भी बाहर ही रहना है। सिर्फ इस चीज को अवॉइड करने के लिए। अल्लाह ताला इस चीज का गवाह है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, एग्जैगरेशन नहीं कर रहा। मुझे एग्जैक्ट यही वर्ड याद है, मैंने तब भी यही वर्ड मेरे थे। सिर्फ इस चीज को अवॉइड करने के लिए कि जब मेरे माँ बाप बूढ़े हुए बैठे हो तो तब मैं उनके फिर सामने ना खड़ा हूं। मेरे दोस्त गए, उन्होंने इंजीनियरिंग की मेरे से 3-3 4-4 साल पहले, वो कहाँ क्वालिफाई, कहीं जॉब, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अभी उनसे ऊंचे हूँ। मेरी अभी क्वालिफिकेशन नहीं कंप्लीट, लेकिन मैं उनसे बहुत बाहर हूँ। एक प्रेस्टीज है अल्हम्दुलिल्लाह, एक इज्जत है, एक अच्छी कमाई है। तो आप अपना टाइम जाया करते हो, फिर क्या होता है? मैं तो यूट्यूब पे हूँ और मेरे अच्छे खासे फॉलोअर है। मेरे पास स्टूडेंट रात को 2-2 बजे मैसेज कर रहे होते हैं कि सर मैं घर झूठ बोलता रहा, मेरे पेपर पास नहीं हुए, अब मैं बता भी नहीं सकता, मेरे हालात बहुत खराब है, मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। लिटरली ये यहाँ तक सिचुएशन जाती है आपकी। और हम जो है ना
वो तन आसान है। एक मेरा मेरा हमें नहीं पता, हम जिंदगी में बाद में कभी इकट्ठे होंगे, शायद कभी इकट्ठे हो इंशाल्लाह, किसी क्लास में इकट्ठे हो या कहीं पे फिर हम इकट्ठे होंगे। अल्लाह ताला जो है वो हमें मजीद आप कामयाब हो जब हम इकट्ठे हो, मजीद आप मेरे से भी आगे हो जब हम इकट्ठे हो इंशाल्लाह, आप आज से बेहतर पोजीशन के ऊपर हो। जिंदगी में बेटा एक असूल अपना लो अगर आपने कामयाब होना, और वो ये है कि अपने ऊपर तशद्दुद करना सीख लो। तशद्दुद से मुराद ये नहीं है कि डंडे सोटे उठाओ और खुद को पीटना शुरू कर। तशद्दुद से मुराद ये है बेटा कि अपना ये जो कंफर्ट जोन है ना, इसको तोड़ो, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ो, इससे बाहर आओ। आज अगर आपने 1 घंटा पढ़ा है तो आप कहो कि मैं 1.5 घंटा बैठ के पढ़ूंगा, मेरी टांगों में दर्द हो रही है, टूट तो नहीं रही ना, मर तो नहीं रहा ना मैं, 1.5 घंटा बैठ के पढ़ो, जबरदस्ती पढ़ो, मोबाइल को फेंक के मारो साइड पे, दीवार में टकरे मारो कि भाई मैंने पढ़ना है, मैंने ये चीजें नहीं देखनी। आपके ख्याल में क्या कामयाबी इतनी आसानी से मिल जाती है? जिस चीज का रिवार्ड बड़ा होता है ना बेटा, उसका इम्तिहान भी बड़ा होता है। आप मदरसे में जाते हैं, आप में से गए होंगे, किसी का भाई गया होगा, जब आप मदरसे में हिफ्ज करने जाते हैं ना तो पहले 10-15 सिपारे बड़े आराम से हो जाते हैं, आप बड़े एफिशिएंटली जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप 20 सिपारे क्रॉस करते हैं ना, आपको ऐसी मौत पड़ती है कि आपको मदरसे से लिटरली नफरत होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि अब आपके रिवार्ड का टाइम होता है, अब शैतान आपको और भटका रहा होता है, तब शैतान आप पे हावी हो जाता है, अपने टीचरों से नफरत होने लग जाती है, आप मदरसे नहीं जाते, आप देखना गवारा नहीं करते। वो स्टेज होती है जब फिर आपने खुद को जबरदस्ती जाके कुरान पढ़ाना होता है एक बड़े रिवार्ड के लिए। ठीक है बेटा, समझ आ गई? तो जिसका पढ़ने का दिल नहीं कर रहा पुत्र, होपफुली अब आपका कुछ ना कुछ पढ़ने का दिल करेगा। अगर अभी भी नहीं कर रहा बेटा, मेरा मशवरा है अपने माँ बाप को जाया ना करो कम से कम। आपको अंदाजा नहीं है कि आज के दौर में कमाना कितना मुश्किल है। आपके पास ये जो नेट पैकेज है ना, जिससे बैठ के आप ये क्लास ले रहे हो, इसके लिए उनको क्या कोशिश, हम कमा रहे हैं ना, हमें पता है घर के खर्चे उठा रहे हैं।